हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन। आप आज हम दिल दियां गल्ला करने वाले हैं, यानी आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर से हमारे डिस्कशन को शुरू करने वाले हैं एंड देन डबल सर्कुलेशन की बातें करने वाले हैं। आप लोगों को ऑलरेडी एक आइडिया लग चुका है कि डबल सर्कुलेशन क्या होती है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंगल सर्कुलेशन, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का एक आइडिया दे दिया था। आज हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में सर्कुलेशन को देख रहे होंगे, यानी डबल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा दिल जो है वो कैसा दिखता है और किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर विशेस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। ऑल राइट, आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत मजा आने वाला है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। इतना आराम से आप चीजों को समझ पाएंगे कि आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप भूलना चाहोगे तो भी इन चीजों को भूल नहीं पाओगे। एंड दीज थिंग्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जैसे कल हम लोग थोड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम लोग कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल को पढ़ने के बाद हम लोग ईसीजी को पढ़ेंगे और ईसीजी को पढ़ने के बाद हम लोग डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली वी विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। अगर हमें हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से पता होगा ना, तो बाकी सारी चीजें हमारे लिए केक वॉक हो जाएंगी, हलवा हो जाएंगी। उसमें हमें जरा सी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही हमको लेयरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी नई बातें सीखनी पड़ेंगी एंड आगे का सारा काम आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर विशेस। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? एक बार तारा इन द चैट सेक्शन फटाफट बता डालिए कि क्या हम इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं। आपकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी स्क्रीन फाड़ के मुझ तक पहुंच रही हो। एंड अगर आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच गई तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। उसके बाद टॉपिक की तुनिक तुनिक हम खुद कर देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या कल ऑफ है? इसके बारे में हम एक अनाउंसमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन। हमारा पहला काम, हमारा परम कर्तव्य है पढ़ाई करना। उसके बाद सारी की सारी बातें होंगी। आपको पता है कि हम पढ़ाई के साथ, अपने टाइम के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सेशन झटपट 2 मिनट के अंदर शुरू हो जाना चाहिए एंड उसके बाद हम लोग एंड में 2-3 मिनट बातें कर सकते हैं आराम से। राइट, चलो मेरे भाई, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या हमारे पास एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है? यस सर। अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे बेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें है, तो वो आपका कॉर्डेट्स के अंदर ही है। इनफैक्ट हम लोग हाईएस्ट एनिमल हैं, तो हमारे अंदर क्या वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या हमारे अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है? बिल्कुल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास हर वो चीज मौजूद है जो कि सर्कुलेशन के लिए होनी चाहिए। वेल डेवलप्ड सर्कुलेशन यहां पर होता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहां एक फ्लूइड बह रहा है, मेन फ्लूइड बह रहा है जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक मोटर जो ब्लड को पंप कर रही है, यानी हमारा धड़कता हुआ दिल। दूसरा, जिन वेसल्स में आपका ब्लड ट्रैवल कर रहा है वो वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स, नलकियां। और जो फ्लूइड जो खुद बह करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तीसरा कंपोनेंट, दैट इज योर ब्लड इटसेल्फ। यानी आपको एक मोटर की रिक्वायरमेंट है, एक नलकी की रिक्वायरमेंट है और फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। घर पे भी जब आप नीचे से ऊपर पानी चढ़ाते हैं टंकी में, तो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक मोटर जो पानी को पंप करेगी, एक नलकी जो पानी को लेके जाएगी टंकी तक, और पानी खुद, क्योंकि उसी को तो आपको टंकी में भरना है। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 चीजों का नाम हम लोग लिख लेते हैं। 3 की शक्ति यहां पर है। एक मस्कुलर हार्ट यहां पर पाया जाएगा। राइट, उसके बाद आपकी ब्लड वेसल्स यहां पर पाई जाएंगी, यानी नलकियां यहां पर पाई जाएंगी। राइट, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आपको देखने को मिलेंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो कि खुद बहेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, दैट इज ब्लड। तो क्या ये तीनों के तीनों कंपोनेंट हमको पहले से पता थे? यस सर, हमको पहले से पता थे, क्योंकि हम कई ऑर्गेनिजम्स का सर्कुलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्रॉग में भी हम सर्कुलेशन देख चुके हैं, ह्यूमन में भी ये बात कर चुके हैं, कॉकरोच में भी ये बात कर चुके हैं। अगर आप ओरिजिन की बात करो तो टिश्यू लेवल पे एक बार चले जाइए। जब हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था, उस टाइम पर आपको बताया गया था कि ये जो आपका हार्ट है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लेयर कॉल्ड एज मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्मली डेराइव्ड है, ये मीजोडर्म से बना है।
हमारे पास 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो यहां पर मेसोडर्मली डेराइव्ड आपका ये ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तो मेसोडर्म से डेराइव किया हुआ है। पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है फेफड़ों के बीच में और थोड़ा सा लेफ्ट साइड खिसका रहता है। हम हमेशा अपने हाथ को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तब जाकर के हम हार्ट बीट को सेंस कर पाते हैं। तो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यह आपका दिल है, राइट, ये आपका दिल है। तो अगर आप देखें तो ये आपकी बॉडी के सेंटर पे पाया जाएगा, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाएगा। लेकिन इसका ये जो पार्ट है, ये जो नॉच है, ये आपका थोड़ा सा लेफ्ट में है ना। इस साइड से भैया ये फ्लैट है एकदम, इस साइड से इसका थोड़ा सा पार्ट बाहर आया हुआ है, लेफ्ट साइड में बाहर आया हुआ है। इसीलिए आपको मैंने जब स्ट्रक्चर बनवाया था लंग्स का इन द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लास्ट चैप्टर में जब लंग्स का स्ट्रक्चर बनवाया था, तो जो आपका लेफ्ट लंग था वो थोड़ा सा छोटा बनाया था। वहां पर एक चीज पाई जा रही थी, क्या, कार्डियक नॉच, है ना। तो ये जो आपका लेफ्ट पार्ट है ये थोड़ा सा आपका लंग्स को प्रेस करता है, और राइट पार्ट जो है ये आपका एकदम फ्लैट सा है। तो लेफ्ट साइड में हार्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं कि दिल जो है ये सेंटर पे ही पाया जा रहा है, आपका दोनों लंग्स के बीच में ही पाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ इसका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है। तो पोजीशन क्या है, इन थोरेसिक कैविटी, हमारे थोरेक्स रीजन में पाया जा रहा है, हेड के नीचे, इन थोरेक्स, या आप कह सकते हैं इन थोरेसिक कैविटी, इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स, एंड it is tilted towards left. It is tilted towards left a bit. It is tilted towards left a bit. थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इसका क्या होता है, झुकाव होता है। अगर साइज की आप बात करें तो इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है एक क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर। फिस्ट मतलब आपकी मुट्ठी, क्लेंज्ड मतलब आपने बंद कर ली है। तो बंद मुट्ठी के साइज का होता है आपका हार्ट, क्लेंज्ड फिस्ट के साइज का होता है आपका हार्ट। तो हमारी मुट्ठी जो है उससे मिलता जुलता हमारे हार्ट का भी साइज होगा। इतना मेरा दिल है, राइट, ये जो इतना पार्ट है, बंद की हुई जो मुट्ठी है, इतना मेरा हार्ट का साइज होगा। तो इट इज क्लेंज्ड फिस्ट, है ना। साइज क्या होगा, सिमिलर टू अ क्लेंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर आपका साइज होगा। कवरिंग की अगर आप बात करें तो हार्ट का यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। कवरिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द हार्ट, है ना, दिस इज द हार्ट, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। मुझे बताइए क्या आप इसको ऐसे रख सकते हैं, इस पे रख सकते हैं? भाई ये हार्ट जो है गिर जाएगा। अगर मैं इसको इस पे रखूंगा तो ये गिर जाएगा, नोकीला पार्ट है ना भाई, इस पे बैठ ही नहीं सकता। ये जो है इसको ऐसे रखा जा सकता है। भाई मुझे बताइए, आराम से सोचिएगा, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं हार्ट को ऐसे रखूं तो मैं हार्ट को रख पाऊंगा, या ऐसे रखूं तो रख पाऊंगा? दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, फटाफट मार्क कर दीजिए। हार्ट को मैं कैसे रखूं कि वो स्टेबल हो जाए, वो गिरे ना, मुझे ये बताइए बस। क्या मैं हार्ट को ऐसे रखूं तो वो ना गिरे, या मैं हार्ट को ऐसे रखूं तो ना गिरे? खुद ही बताइए, आराम से आप इस चीज को बता सकते हैं, कोई भी इसमें टेंशन कोई परेशानी नहीं है, राइट। भाई एक चीज का जो बेस है ना, वो फ्लैट होना चाहिए, तभी तो आप उसको रख पाओगे। अगर कोई नोकीली चीज है, कोई ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल को मैं कैसे रख सकता हूं? ऐसे रख सकता हूं ना कि उसका कोन ऊपर की साइड आए और बेस नीचे की साइड आए। यहां पर अगर आप देखें तो ये पार्ट फ्लैट है, बराबर है। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो लेफ्ट साइड थोड़ी सी बड़ी है, टूइंग करके नीचे गिर जाएगा। भाई अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये लेफ्ट साइड आपकी ज्यादा सी बड़ी है ना। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा इस साइड गिर जाएगा, इस साइड गिर जाएगा, राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप इट लाइक दिस, है ना। तो इसका बेस जो है वो आपका ऊपर की साइड होगा, हमेशा याद रखेगा, राइट। ये जो आपका हार्ट है इसका बेस हमेशा ऊपर की साइड होगा। तो इसको ऐसे रखा जा सकता है। बी फॉर भूरा बच्चन इज द राइट आंसर। लगभग आपका 60% लोगों ने सही किया है, बाकियों को शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। आराम से देखिए कि ये क्या है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को अब ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये दोनों आपके कोने जो हैं ये एकदम बराबर लेवल पे आ रहे हैं और ये आपका नीचे की साइड आ रहा है। अब आप इसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, है ना। अब बताइए आप इस ट्राइंगल को ऐसे रखना पसंद करेंगे या ऐसे रखना पसंद करेंगे? आप बताइए, ए या बी? चैट सेक्शन को भर डालो फटाफट। अब आप हार्ट को कैसे रखना पसंद करेंगे, ए के तरीके से या बी के तरीके से? क्या कोई ट्राइंगल ऐसे रखा जा सकता है?
ऐसे रखा जाएगा ना भाई, तभी तो आपका वो बढ़िया तरीके से रह पाएगा। तो इसको आप क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को आप एपिकल पार्ट यानी एपेक्स कहते हैं। तो हार्ट को आप यूजुअली उल्टा रखते हैं, है ना, ये आपका ऊपर आएगा, एपेक्स आएगा, और ये जो है आपका बेस है, इसको आप नीचे रखेंगे क्योंकि इसके साइड्स जो है ये बराबर है एकदम। तो आपको सबसे पहले तो बेस और अपेक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आई गेस आपको क्लैरिटी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, ये जो हार्ट है मेरे भाई, इसमें ना एक डबल वॉल्ड लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है सर बाहर का, पेरी पेरी को हम लोग पेरी कहते हैं, तो पेरी का मतलब होता है बाहर का। तो यहां पर हार्ट के बाहर जो लेयर पाई जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। बात समझ में आई? सो दिस इज हार्ट। अब इस हार्ट के ऊपर अगर मैं एक वॉल बना दूं, अगर इस हार्ट के ऊपर मैं एक वॉल बना दूं, तो दिस वॉल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज, दिस वॉल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, है ना। दोबारा से ही बना लेते हैं, ये जो आपकी वॉल है इसको क्या कहा जाएगा, पेरिकार्डियम कहा जाएगा। तो डबल वॉल्ड आपकी लेयर है, पहली वॉल ये है, ये इंटरनल लेयर है तो इसको कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम। ये हार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इट इज विसरल पेरिकार्डियम। और बाहर की साइड, है ना, बाहर की साइड और पेरीफेरी पे पेराइटल पेरिकार्डियम, ये आपकी हो जाएगी पेराइटल पेरिकार्डियम। तो विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, और बीच में क्या भरा होता है, आपका फ्लूइड भरा होता है जो हार्ट की रक्षा करता है। इसे क्या कहा जाता है, आपका कार्डियक फ्लूइड कहा जाता है या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। तो अगर आप इसको मेंशन करना चाहें तो आराम से मेंशन कर सकते हैं, दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर इंटरनल पेरिकार्डियम, दिस इज योर एक्सटर्नल पेरिकार्डियम, एंड दिस इज योर पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या लिखा हमने यहां पे, दिस इज योर हार्ट। हार्ट के बाद जो आपकी पहली लेयर है ना, हार्ट के जस्ट बाद जो है ये आपकी विसरल पेरिकार्डियम। विसरल मतलब विसरा से जुड़ी हुई है, ऑर्गन से जुड़ी हुई है, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। देन आपका पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरीफेरी पे है, पेराइटल पेरिकार्डियम। तो आपका डबल लेयर हो गए, यस सर। पेरिकार्डियम क्या आपका डबल लेयर हो गया, यस सर, डबल लेयर हो गया, जो कि हमें देखने को भी मिला। तो इसीलिए कहा जाता है हार्ट इज कवर्ड बाय डबल वॉल्ड लेयर। तो क्या यहां पर डबल वॉल्स देखने को मिल गई, यस सर, यहां पे डबल वॉल्स देखने को मिल गई। इन दोनों वॉल्स को क्या कहा जाता है, मिला करके पेरिकार्डियम कहा जाता है। और ये जो आपको देखने को मिला इन दोनों के सेंटर पे भरा हुआ, दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। हार्ट को कोई डायरेक्ट इंजरी ना आ जाए इसीलिए ये आपका शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। कोई डायरेक्ट झटका दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए, फिर भी सर कई झटके दिल तक पहुंच ही जाते हैं, एकदम सही बात है। लेकिन नेचर ने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है कि ये झटका आपके दिल तक ना पहुंचे। अब कोई पहुंचाएगा तो पहुंचाएगा ही, है ना। अब ये लेयर्स भी कितना ही काम कर पाएंगी। तो ये सारी एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं, जनरल जनरल बातें हैं। इनका एक बार एक्टिव रिकॉल मैं आपको करा देता हूं एकदम जनरल लेवल से। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलता है एक हार्ट यानी सेंट्रल मोटर, जो कहां पाई जा रही है, थोरेसिक कैविटी में पाई जा रही है, डायफ्राम के ऊपर पाई जा रही है। लंग्स के बीच में फंसा हुआ एक हार्ट है जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है, उसका झुकाव थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज्यादा है, और इसका साइज जो है एक क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर है, बंद मुट्ठी के बराबर है। और इसका वजन अगर आप देखें तो 250 से 300 ग्राम के आसपास है। ये आपकी मोटर है। अब ये मोटर ब्लड को पंप करती है तो ब्लड भी चाहिए और ब्लड वेसल्स भी चाहिए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। एंड यहां पर ये जो हार्ट है मेरे दोस्त, ये मेसोडर्मली डेराइव्ड एक स्ट्रक्चर है। नीचे वाला पार्ट जो है बेस, ये वाला पार्ट होगा जो यूजुअली हम लोग ऊपर बनाते हैं, इसको बेस कहा जाता है। नीचे वाले पार्ट को अपेक्स कहा जाता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका अपेक्स है और ये वाला बेस है। तो यूजुअली हम हार्ट को इस तरीके से बनाते हैं कि हमको लगता है अपेक्स ऊपर है, लेकिन नहीं भाई, ये बेस है ना। हार्ट को जब भी रखोगे बेस की तरफ से रखोगे तो ऐसे रखा जाएगा, ऐसे आपका रखा ही नहीं जा सकता, ये गिर जाएगा, राइट। तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द अपेक्स। ये बात भी हम लोग सीख चुके हैं, जनरल जनरल बातें थी। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन अ बिट डिटेल। अब हम क्या करेंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर हम लोग ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ करेंगे काफी डिटेल में, लेकिन हम कुछ ही लिमिटेड चीजों की लेबलिंग करेंगे।
आपको आगे चल के और लेबलिंग सिखाई जाएंगी। अगली स्लाइड में दोबारा से हम लोग हार्ट बना लेंगे, उसमें कोई भी पंगा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि हार्ट का एक बढ़िया सा आउटलाइन हमको देखने को मिले। तो आप मेरे साथ साथ हार्ट को बनाते जाइएगा और एंड में हम लोग सारी की सारी चीजें लिंक करने वाले हैं, आराम से सुनिएगा। तो अगर मैं हार्ट की बात करूं तो क्या हमारा हार्ट 4 चैम्बर का है? यस सर, हमारा हार्ट 4 चैम्बर का है। ऊपर की साइड मेरे भाई आपके 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। इन 2 चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? इन 2 चैम्बर्स को कहा जाता है प्यार से क्या? एट्रिया। क्या आपको पता है कि इनको एट्रिया कहा जाता है? यस सर, हमें पता है कि इनको एट्रिया कहा जाता है। राइट, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो क्या ऊपर वाले 2 छोटे छोटे चैम्बर आपके एट्रिया हुए? यस सर, हमारे 2 छोटे छोटे चैम्बर्स एट्रिया हो गए। फिर अगर मैं आपको 2 और चैम्बर बनाने के लिए कहूं तो क्या आप वेंट्रिकल्स बना देंगे? यस सर, हम लोग वेंट्रिकल्स बना देंगे, हम लोग वेंट्रिकल्स बना देंगे। तो क्या यहां पर आपको वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे? 2 चैम्बर वेंट्रिकल हैं सर, आपने तो एक ही बनाया है। इनके बीच में वॉल होती है जो कि इनको 2 कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो क्या यहां पर आपके 2 वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे? यस सर, यहां पे 2 वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे, यहां पर 2 वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे। तो क्या पहली बात हमें यहां से समझ में आ गई कि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एट्रियम? क्या वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं एज कंपेयर टू ऑरिकल? यस सर, बड़े होते हैं। आराम से देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने लिखा कि ये जो आपका चैम्बर है इट इज राइट एट्रियम। यह हमने लिखा दिस इज लेफ्ट एट्रियम। यह हमने लिखा दिस इज राइट वेंट्रिकल। यह हमने लिखा दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या ये बात एकदम करेक्ट है? यस सर, एकदम करेक्ट है। यहां पर इफ आई वांट टू लेबल दिस पर्टिकुलर डायग्राम तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 स्मॉल चैम्बर्स आर एट्रिया। मैं क्या कह सकता हूं? 2 स्मॉल चैम्बर्स आर एट्रिया। इन स्मॉल चैम्बर को, 2 ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रिया या ऑरिकल कहा जाता है। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, या फिर आपका लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, इनको ऑरिकल कहा जाता है। और नीचे वाले जो आपके दोनों के दोनों चैम्बर्स हैं दीज आर थिक चैम्बर्स, बिग चैम्बर्स। इनको क्या कहा जाता है? 2 लार्ज चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। 2 लार्ज चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। वही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो 2 आपके बड़े बड़े जो चैम्बर हैं इनको वेंट्रिकल कहा गया, 2 जो छोटे छोटे चैम्बर हैं इनको ऑरिकल कहा गया। ये बात हमको पता है। अब ये जो ऑरिकल हैं ये छोटे छोटे हैं, तो मुझे खुद बताइए ये जो ऑरिकल्स हैं इनके बीच की जो वॉल होगी ये पतली भी होगी, तो क्या आपका काम चल जाएगा? अगर ये पतली भी होगी तो क्या काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। सर ये छोटी छोटी आपके चैम्बर्स हैं, तो इनके बीच की वॉल अगर पतली भी होगी तो क्या काम चल जाएगा? यस सर, इनके बीच की वॉल पतली भी होगी तो आपका काम चल जाएगा। कोई इसमें दिक्कत, कोई दंगा पंगा, कोई परेशानी नहीं है। इनके बीच में पतली वॉल होगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे चैम्बर हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस यहां पे आ नहीं रहा है। तो ये जो आपका यहां पर हमको वॉल देखने को मिला, इनके बीच में एक वॉल है, दीवार है, ये आपका सेप्टम है। सेप्टम मतलब क्या होता है? दीवार। आप लोगों ने 11th क्लास में अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शायद पढ़ लिया होगा, तो आप सेप्टेट और एसेप्टेट फंगस के बारे में भी पढ़ते हैं, राइट? जिनमें क्रॉस वॉल है, जिनमें दीवार है, उन्हें क्या कहा जाता है? सेप्टेट फंगस। और जिनमें आपका क्रॉस वॉल या दीवार नहीं है उन्हें एसेप्टेट कहा जाता है, यानी वहां सेप्टा एब्सेंट है। तो यहां ये सेप्टा है, किसके बीच में? एट्रियम के बीच में अगर कोई सेप्टा है तो क्या इसको इंटर एट्रियल सेप्टा कहा जाएगा? इंटर मतलब बीच में, इसके बीच में, एट्रिया के बीच में, दोनों एट्रिया के बीच में, क्या इसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाएगा? कहा जाएगा सर, क्यों नहीं कहा जाएगा? और क्या ये सेप्टम आपका थिन होगा, पतला होगा? बिल्कुल पतला होगा, क्योंकि जो आपके एट्रियम है या जो ऑरिकल है यही छोटे छोटे हैं। तो इनमें भैया इतनी ज्यादा बड़ी वॉल हमको नहीं चाहिए, पतली सी वॉल भी होगी तो इन छोटे छोटे चैम्बर्स के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन मेरे भाई यहां पर अगर आप देखें, यहां पर आप एक पॉइंट बना लीजिए जहां पे वेंट्रिकल शुरू हो रहे हैं। अगर आप देखें तो ये वेंट्रिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं। अगर ये वेंट्रिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो क्या इन वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होगी इसका थिक होना जरूरी है? क्या इसका थिक होना जरूरी है? बिल्कुल थिक होना जरूरी है सर। क्या इसका थिक होना जरूरी है? सर बेहद थिक होना जरूरी है, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है ये आपके बहुत ही मोटे मोटे हैं। तो इनमें आपकी जो वॉल है क्या ये भी मोटुल्ली होनी चाहिए? क्या ये भी मोटी होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए सर। तो यहां पर हमने एक मोटी वॉल बना दी,
राइट। इस मोटी वॉल को हम लोगों ने क्या कह डाला, आप खुद बताइए, हम लोगों ने इस मोटी वॉल को क्या कह डाला भाई, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, तो क्या इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह डाला, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह डाला सर। इंटरवेंट्रिकल, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में, तो क्या इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह डाला सर। ये आपकी पतली नहीं है, अब ये मोटी है, यानी थिक मसल की बनी हुई है। आपकी पहली वाली जो थी इंटर एट्रियल, वो थिन मसल की बनी हुई थी, लेकिन यहां पर इतने बड़े बड़े चैम्बर हैं कि इनको सपोर्ट करने के लिए थिक मसल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या यहां पर थिक मसल आपको देखने को मिली, बिल्कुल सर, हमको थिक मसल देखने को मिली। ये है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपका लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया से सेपरेट कर दिया इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर दिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या आपका एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी सेपरेशन होगी? यस सर, बिल्कुल होगी। तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगी उनको आप क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे सर। भाई ने कहा बोलने का तो बोलने का है ना, बिल्कुल बोल देंगे सर। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी थिक मोटी वॉल है। इसको हम लोगों ने क्या कह डाला, इसको हम लोगों ने कह डाला एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कह दिया। सर बीच में जगह क्यों छोड़ दी, यहां पर वॉल्स पाई जाती हैं जो आपका ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है ना। एट्रिया से अगर वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो बीच में थोड़ी सी जगह तो चाहिए ना, तो यहां पर वॉल्स पाई जाती हैं, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, और यहां फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ये थिक लेयर है और फाइब्रस लेयर है। तो यहां मैं बकायदा फाइबर्स बना देता हूं, जिससे आपकी मेमोरी जो है बढ़िया तरीके से बूस्ट हो पाए और आपको समझ में आ सके कि हाँ सर ने कुछ बनवाया तो था यहां पर, राइट। सो हम लोगों ने क्या बना दिए, फाइबर्स बना दिए। ये जो है आपका एट्रिया और बीच का सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोल दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थिक है और आपका कैसा है, फाइब्रस है। तो ये थिक फाइब्रस लेयर आपको देखने को मिलती है। एट्रिया छोटे छोटे हैं तो उनके बीच में थिन लेयर, वेंट्रिकल बड़े बड़े हैं तो उनके बीच में थिक लेयर, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या हो गया, आपकी थिक लेयर, लेकिन हाँ इसमें फाइबर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, यहां मैंने फाइबर्स नहीं बनाए हैं इन सफेद सफेद वालों में, ये पीले वाले में फाइबर बनाए हुए हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शैल अंडरस्टैंड टुडे, कि ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ये जो राइट साइड के आपके चैंबर्स हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें कैसा ब्लड जाता होगा? हार्ट की राइट साइड में कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, शायद याद भी हो, एक बार बताने की कोशिश करिए। भाई आपका अगर राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है तो यहां किस प्रकार का ब्लड जाएगा, लाओ राडो, है ना। मैंने आपको क्या सिखाया था, लाओ राडो का क्या मतलब है, लाओ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आपका राइट साइड में राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो राइट साइड में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एकदम सही, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहां पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। ये बात हमको बहुत हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, राइट, इसमें आपकी एक वॉल्व पाई जाएगी, बीच में एक वॉल पाई जाएगी, और इस वॉल में तीन कस्प होते हैं, तीन कस्प यानी तीन आपके फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनको हम लोग कह देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहां पर आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपके दो ही कस्प होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व, इनको हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व। दो कस्प यहां पर होते हैं, राइट। तो आपको यहां पर देखने को मिली क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वॉल्व है ये, वॉल नहीं, दीवार नहीं, वॉल्व है ये, राइट। ट्राइकस्पिड, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, और कस्पिड कस्प लाइक स्ट्रक्चर है ना, यानी कि आपके यहां पर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके तीन है, तो इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा गया,
राइट, कुछ ऐसे देखिए, समझ लीजिए यहां पर एक ढक्कन है ना, उस ढक्कन में से सामान पास हो रहा है। आपने क्या कर दिया है, इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ढक्कन लगा दिया है, इस ढक्कन से ही सामान आपका पास हो पाएगा। तो इस ढक्कन में आपको 3 फ्लैप देखने को मिल रहे हैं। इस ढक्कन में आपको क्या देखने को मिले, ऐसे अलग अलग से 3 फ्लैप देखने को मिले, 3 आपको नोकीले कांटे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले। ये आपके क्या हुए, ट्राइकस्पिड स्ट्रक्चर्स हो गए। ये आपके क्या हुए, ट्राइकस्पिड स्ट्रक्चर हो गए। दीज आर द ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये हमारी बॉटल है, राइट, इस बॉटल में मेरे को पानी डालना है, तो ये समझ लीजिए वेंट्रिकल है, एट्रियम से इस वेंट्रिकल में पानी आ रहा है, तो ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन पे आपके 3 फ्लैप लगे होंगे, यानी 3 ऐसे छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर लग रहे होंगे। जब ऊपर से मैं पानी का दबाव बढ़ाऊंगा, जब ऊपर से मैं पानी का प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो ये जो वॉल्स हैं, फ्लेक्सिबल वॉल्स, ये खुल जाएंगी और ऊपर से नीचे पानी आ पाएगा, राइट। तो ऊपर से नीचे पानी आ पाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा। सो दे वॉल्स जो होती हैं, दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करती हैं, दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये उल्टे दिशा में ब्लड को बहने नहीं देती, वापस नहीं जाने देती, एक ही दिशा में। हर वॉल्व जो है, वॉल्व का काम ही होता है दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, एक ही दिशा में ब्लड जो है बहेगा, दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, राइट, एक ही दिशा में। यानी आपका एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ पाएगा, लेकिन उसके बाद ये जब नीचे से प्रेशर लगेगा ना हार्ट का, तो ये वॉल्स जो है झटके से बंद हो जाएंगी, ये वाली जो है ऐसे बंद हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ऊपर नहीं जा पाएगा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से, फिर पूरी बॉडी में ही या फिर अलग अलग जगह पर जाना स्टार्ट करेगा, वेंट्रिकल से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो बैकफ्लो प्रिवेंट हो गया है। एंड ये वाला जो है ये कहलाता है आपका बायकस्पिड वॉल्व, या इसको प्यार से मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, बायकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। इसमें आपके 2 कस्प होते हैं, इसका भी काम वही है, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ऑलराइट, अब ये जो आपकी वॉल्स हैं, ये खुलती या बंद होती कैसे हैं, आराम से सुनिए। अब यहां पर कई सारे फाइबर्स होंगे, अगर मैं चाहता हूं राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ जाए, समझ लीजिए ऐसे वॉल्व है, ऐसे वॉल्व है, ठीक है, बंद है अभी, तो आपका ब्लड आ नहीं पा रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अगर यहां पर एक रस्सी लगी हुई है, अगर यहां पर एक रस्सी लगी हुई है, और इन रस्सियों से मैं स्पाइडरमैन बनके इन रस्सियों को खींच डालूं, तो क्या ये वॉल्स ऐसे ओपन हो जाएंगी, इनके बीच में गैप आ जाएगा। अगर इनको मैं ऐसे रस्सियों से खींच डालूं, तो क्या ये वॉल्स ओपन हो जाएंगी, इनको मैंने ऐसे खींच लिया है, और क्या ब्लड का बीच में से आने का रास्ता बन जाएगा, बन जाएगा सर। और जैसे ही मैं इनको रिलीज करूंगा, तो अल्टीमेटली क्या ये अपनी पोजीशन पर वापस चले जाएंगे। मेरे भाई यहां पर अगर मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं, है ना, मेरे पास स्पाइडरमैन का दस्ताना भी है, तो मुझे हल्के में ले रहे हो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूं कि क्या होता है। यहां पर कुछ फाइबर होते हैं, मैंने छिस करके यहां पर क्या किया, यहां पर फाइबर छोड़ डाला। अगर मैं इसको खींच रहा हूं, तो ये वॉल्व खुल जाएगी, यहां से भी इसको खींच रहा हूं, तो वॉल्व खुल जाएगी, खुल गई सर, ब्लड आ गया। अब जैसे मैं इन फाइबर्स को छोड़ता हूं, ये अपनी जगह पर चली जाएंगी, पहले की तरह चली जाएंगी, और ब्लड वापस नहीं जा पाएगा। यानी अल्टीमेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि वॉल्स कैसे बैकफ्लो को रोकती हैं। वॉल जो है वो नॉर्मली बंद ही रहती है, मैंने इसको कुछ फाइबर से खींच लिया, मैंने कुछ फाइबर से इसको खींच लिया, तो ये खुल गई, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिकली फाइबर छोड़ते ही बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार से बैकफ्लो को रोकती हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर डालते हैं, लिख डालते हैं। यहां पर क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, आराम से देखिए, पतले पतले फाइबर्स आपके कैसे नजर आते हैं, आराम से देखिएगा, बहुत पतले पतले फाइबर्स हैं जो आपका वेंट्रिकल की वॉल से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पर जो वेंट्रिकल की वॉल है, इट इज वेरी वेरी थिक, इट इज हाईली थिक। यहां पर जो वेंट्रिकल की वॉल है ना, ये बहुत ज्यादा थिक होती है दोस्त, ऐसी आपको वेंट्रिकल की वॉल देखने को मिलती है, सुप्रीमली थिक, बहुत ज्यादा मोटी मोटी आपको ये वेंट्रिकल की वॉल देखने को मिलती है, क्योंकि वेंट्रिकल खुद बहुत ज्यादा मोटा है, खुद बहुत ज्यादा मोटा है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत मोटी मोटी आपको वॉल्स भी चाहिए। तो यहां पर ये थिकनिंग आपको देखने को मिली, जिसको हम लोग व्हाइट कलर से ही कलर कर देते हैं, जिससे कि एक पैटर्न बन जाए, राइट। ये आपकी मोटी सी थिकनिंग हो गई वेंट्रिकल्स की, राइट। ये जो मोटी मोटी थिकनिंग है, इनसे कौन जुड़ा हुआ होता है, ये जो मोटी मोटी थिकनिंग है ना, इनसे कौन जुड़ा हुआ होता है, यहां से जो वॉल्स हैं, इनको जोड़ता है इस वेंट्रिकल की मोटी मोटी थिकनिंग से एक फाइबर, जिसको हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। जैसे ही इनको खोलने का वक्त आएगा, जैसे ही इनको खोलने का वक्त आएगा, वॉल्स को खोलने का वक्त आएगा, ये जो धागे हैं, ये इन वॉल्स को खींच रहे होंगे नीचे स्पाइडरमैन बनके,
है ना, और वॉल्स खुल जाएंगी, और बाद में धागे ढीले छूट जाएंगे तो वॉल्स आपकी बंद हो जाएंगी। दोनों इलाकों में ही आपको ये देखने को मिलते हैं। तो यहां पर छोटा छोटा बना लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, अदरवाइज हमारा डायग्राम जो है घिच पिच हो जाएगा। ये हम यहाँ पर छोटा सा ही बना लेते हैं। लेट्स से यहां तक हम लोगों ने बना लिया, राइट। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट वी हैव फॉर्म्ड ओवर हियर, इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने कहा कॉर्डे टेंडिने। रवीना टेंडिने नहीं है, ये कॉर्डे टेंडिने है। कॉर्डे मतलब कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, टेंडिने मतलब टेंडन लाइक। टेंडन कौन था, टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ चुके हो ना आपका कनेक्टिव टिश्यू में, आपने इनके बारे में पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं, दे रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ बायकस्पिड, उस साइड बायकस्पिड है, इस साइड ट्राइकस्पिड है, ऑफ बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, करेक्ट। ये है आपका कॉर्डे टेंडन है। ये क्या है यहां पर, थिक वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये क्या है यहां पर, थिक वॉल ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि आपका वेंट्रिकल इतना बड़ा होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए भी थिक वॉल की आवश्यकता होती है। एट्रियम में इतनी थिक वॉल नहीं पाई जा रही होती। दिस इज कॉल्ड एज थिक वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मेन बातें हैं। अब इसके बाद कुछ और बातें हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिएगा मेरे दोस्त, जब आप इस हार्ट को देखते हैं तो आपको यह भी लगता होगा कि यह हार्ट धड़कता कैसे है। जब भी आप हार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हार्ट धड़कता कैसे है। क्या हर बार न्यूरल सिग्नल आता है आपके हार्ट को धड़काने के लिए? भाई, आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, आप जब अपनी मम्मी के गर्भ में थे, वॉम्ब में थे, उस टाइम पर आपका जो सबसे पहला ऑर्गन बना था दैट वाज हार्ट। यानी आप जब डिलीवर भी नहीं हुए थे, उसके भी कई महीनों पहले से आपका दिल धड़क रहा है और आपकी मृत्यु तक आपका दिल धड़कता रहेगा। और एक मिनट में एवरेज 72 टाइम्स आपका दिल धड़कता है, यानी एक सेकंड से भी कम टाइम में 0.8 सेकंड में एक बार आपका दिल धड़कता है। हर बार आपका दिल धड़कता है, क्या हर बार इसको न्यूरल सिग्नल आता है? नहीं। ये हार्ट जो है अपने आप को धड़काने के लिए खुद ही खुद सिग्नल जनरेट कर सकता है। इसीलिए हमारे हार्ट को क्या कहते हैं, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट। ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, एक्साइटेबल मतलब खुद ही खुद एक्साइट हो जाता है। तो यहां पर आपका क्या है, एक पेस मेकर पाया जाता है, एक पेस मेकर पाया जाता है। राइट एट्रियम की अपर राइट साइड पर एक पेस मेकर पाया जाता है, और यहां पर राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट साइड पर भी एक डॉट पाया जाता है, करेक्ट। इनको क्या कहते हैं, नोडल टिश्यूज। अगले स्लाइड में इनके बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नोडल टिश्यूज कहलाते हैं। ये क्या है भैया, ये क्या है आपका, इसको आप कहते हैं SA नोड। SA नोड नोडल टिश्यू है तो नाम में नोड आ गया। SA नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड। कहां पाया जाता है, राइट एट्रियम की अपर राइट साइड में पाया जाता है। ये मैं अगली स्लाइड में लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ इतना लिख लीजिए, साइनोएट्रियल नोड है। ये वाला जो है राइट एट्रियम में ही दूसरी साइड कौन पाया जा रहा है, आपका AV नोड। AV नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब आपका एट्रिया और वेंट्रिकल के पास पाया जा रहा है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या करता है भाई, पूरे दिल को धड़कना है, ब्लड को पंप करने के लिए पूरे दिल को धड़कना है। अगर पूरे दिल को धड़कना है तो राइट एट्रियम से धड़कन शुरू होगी। राइट एट्रियम से आपका सिग्नल जो है वो शुरू होगा धड़कने का, और राइट एट्रियम में सिग्नल फैल जाएगा और यहां तक पहुंच जाएगा इस छोटे वाले लाल डॉट तक। फिर ये आपका लेफ्ट एट्रियम में भी सिग्नल को पहुंचा देगा और वेंट्रिकल में भी सिग्नल पहुंचा देगा। लेकिन वेंट्रिकल है इतने बड़े कि इस तक सिग्नल पहुंचाना आसान नहीं है। तो यहां पर आपका एक बंडल आता है, नोडल टिश्यूज का बंडल, मोटा सा बंडल। इसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। हिस था साइंटिस्ट का नाम, यह है बंडल ऑफ हिस। फिर ये जो बंडल ऑफ हिस है ये आपका दो बंडल में कन्वर्ट हो जाता है। एक मोटी चोटी है, ये दो चोटियों में कन्वर्ट हो जाती है, लेफ्ट चोटी एंड राइट चोटी, और ये वेंट्रिकल्स को जाके घेर लेती है। क्योंकि पूरे वेंट्रिकल्स को साथ में कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो इनको जा करके घेर लेती है और इनको कॉन्ट्रैक्ट कराती है, दबाती है। तो ये क्या हो गए, लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल हो गए, लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल हो गए। बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट बंडल में कन्वर्ट हो गया। और इस वेंट्रिकल को ठीक तरीके से धड़काने के लिए जो बंडल है ये भी फिर और पतले पतले फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और पतले पतले फाइबर्स में, जिससे इस वेंट्रिकल को बढ़िया तरीके से जकड़ सके।
और आपके फाइबर बना लेता है कई सारे, फैल जाता है आपका वेंट्रिकल में, जिससे कोई भी पार्ट छूटे ना, हर पार्ट को जकड़ के पकड़ के दबा डाले। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाइबर्स को पुरकिंजी फाइबर कहा जाता है। पुरकिंजी भी आपका साइंटिस्ट का नाम ही था, है ना। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, यहां पर देखने को मिल रहे हैं आपको बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से आपके दो बंडल बने, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, और फिर बन गए परकंजी फाइबर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आपका पूरा दिल धड़क पाता है। भाई ये जो सिग्नल है धड़कने का, वो राइट एट्रियम से शुरू हुआ, एसए नोड से। एसए नोड ने एट्रियम को धड़का दिया, लेकिन फिर आपको वेंट्रिकल्स को धड़काने के लिए बहुत बड़ा आपका मस्कुलेचर चाहिए। तो यहां पर कई सारे फाइबर्स हैं, कई सारे यहां पर आपके बंडल्स हैं जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को धड़काएंगे। एट्रियम तो छोटे छोटे थे, आसानी से धड़क जाते हैं। तो यहां पर इन चीजों के नाम भी हमको लिखने होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। इन चीजों के नाम भी हमको लिखने होंगे। तो ये जो आपके बंडल्स हैं जो यहां पर बने हुए हैं, ये आपके क्या है, बंडल ऑफ हिस। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, हिस क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, बंडल ऑफ हिस इसे कहा गया। जैसे ये बंडल ऑफ हिस थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ये डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट बंडल में, राइट। तो इनको क्या कहा गया, लेफ्ट एंड राइट बंडल्स, है ना। इसका एरो का कलर कुछ और ले लेते हैं जो कि आपका ओवरलैप ना करे। दीज आर कॉल्ड एज लेफ्ट एंड राइट बंडल्स, लेफ्ट एंड राइट बंडल्स। फिर ये लेफ्ट एंड राइट बंडल जो है वेंट्रिकल को और बढ़िया तरीके से घेरने के लिए नए नए फाइबर्स बना लेते हैं। इनको क्या कहा जाता है, पुरकिंजी फाइबर्स। इनको कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। और ये पुरकिंजे फाइबर्स जो हैं ये आपके साइंटिस्ट परकिंजी के नाम पर रखे हुए हैं। अब यहां तक अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं ड्रॉ किया है तो एक बार मुझे बता दीजिए, और ड्रॉ करने के बाद मैं आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम दोबारा से समझाऊंगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा और दोबारा से पूरा का पूरा डायग्राम समझाऊंगा, बिकॉज आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो अगर इसको ही नहीं समझा तो क्या ही समझ पाएंगे। So it is very important for all of us to understand the structure of heart twice thrice, जब तक ये पूरा का पूरा समझ में ना आ जाए, दिमाग में छप ना जाए। तो एक बार जब आप बना लें, जब आप लिख लें, तो एक बार डन लिख दीजिएगा इन द चैट सेक्शन। मैं आपको पूरा का पूरा जो हृदय का स्ट्रक्चर है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, एनिमेशन से भी समझा दूंगा, खुद का दिल भी खोल करके दिखा दूंगा, और यहां पर ये जो डायग्राम बनाया है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको लगता है कि सर आपने बहुत ज्यादा लेबलिंग कर दी, तो मेरे भाई ये बहुत कम लेबलिंग है। हार्ट इज सो मच कॉम्प्लेक्स कि इसकी अगर मैं और लेबलिंग करना चाहूं तो शायद मैं इसमें 10-12 चीजें और डाल सकता हूं, राइट। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये हमने क्या बनाया है। सबसे पहली बात, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हम लोग मैमल्स हैं, यानी मैमल्स का जो हार्ट है, और पक्षियों का यानी एव्स का जो हार्ट था, ये 4 चैम्बर हार्ट था। 4 चैम्बर में से ये जो इनिशियल आपके अपर 2 चैम्बर है, इनको हम कहते हैं क्या, एट्रिया, जो कि छोटे छोटे हैं, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं बड़े बड़े, इनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये क्रैक हुई कि टोटल हमारे दिल में 4 चैम्बर हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए, तो एकदम जनरल, एकदम बेसिक बात है, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए, करेक्ट। अब राइट साइड में आप डायग्राम में उल्टा बनाते हैं, तो राइट साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको अच्छे तरीके से पता है लाव राडो ट्रिक से कि आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये जो राइट एट्रियम है एंड ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये जो सॉरी राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, ये तो छोटे छोटे हैं एट्रियम तो ऊपर वाले, तो इनके बीच में जो वॉल होगी, इनके बीच में जो दीवार होगी, इसको बहुत ज्यादा मोटा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके चैम्बर ही छोटे छोटे हैं, तो उनको सपोर्ट करने वाली दीवार भी पतली होगी तो चलेगा, ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करते। लेकिन मेरे भाई जो वेंट्रिकल हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनके बीच में जो वॉल होगी, इनके बीच में जो दीवार होगी, ये आपकी मोटी होनी चाहिए, अंबुजा सीमेंट की बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव काम मांग रही है। ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये चाहते हैं कि इनके बीच में सपोर्ट अच्छा खासा हो, दैट्स व्हाई ये जो इंटर वेंट्रिकुलर वॉल्व है, वेंट्रिकल्स के बीच में मोटी है, और इंटर एट्रियल वॉल जो है ये पतली है, क्योंकि एट्रियम छोटे हैं वेंट्रिकल बड़े हैं, सिंपल लॉजिक है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में आपकी मोटी सी वॉल्व है, जिसको क्या कहा जाता है,
थिक वॉल विच इज फाइब्रस इन नेचर, इसीलिए मैंने काले कलर के फाइबर्स बना दिए हैं यहां पर। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की ये वॉल्व है, तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहा गया। और यहां पर वाल्व्स लगी हुई है जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं। तो ये जो वाल्व्स हैं यहां पर आगे अगर आप देखें राइट साइड में, तो ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 इनमें दांत जैसे स्ट्रक्चर हैं, ट्राइकस्प 3 कस्प यहां पर लगे हुए हैं, और दूसरी साइड बाइकस्पिड यानी 2 कस्प हैं, इसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड, फिर आपका बाइकस्पिड। मैंने कैसे याद किया था, 32 नंबर से, है ना। यहां पे ट्राइकस्पिड राइट साइड में पहले 3 और उसके बाद 2, 32 जो कि हमारे दांत भी होते हैं अडल्ट केस में। 3 2 मतलब पहले ट्राइकस्पिड आएगा, फिर बाइकस्पिड, राइट और लेफ्ट में 3 और 2 कस्प पाई जाएंगे। अब ये जो वॉल्व है इनको खोलने के लिए कई सारे फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि आपके इन वॉल्व्स को अटैच कर रहे होते हैं वेंट्रिकल्स के साथ, वेंट्रिकल की इन थिक वॉल्स के साथ, राइट, इन थिक वॉल्स के साथ इनको कनेक्ट करते हैं। तो जब भी ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो ये वॉल्व्स खोल दी जाती हैं, गेट खोल दिए जाते हैं, और फिर इन फाइबर्स को ढीला छोड़ते ही ये वॉल्व्स फिर बंद हो जाती हैं। तो आपके ये जो छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे छोटे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर है जो वॉल की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं, इनको कॉर्डे टेंडेने कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो भैया यहां पर ये जो हार्ट है इसमें कुछ नोडल टिश्यू भी पाया जाता है। नोडल टिश्यू जिसका काम होता है पोटेंशियल को जनरेट करना और पोटेंशियल को ट्रांसफर करना। यानी कि आपके हार्ट में सिग्नल अगर आ रहा है धड़कने का, तो वो सिग्नल कहां से आ रहा है, वो आपका हार्ट से खुद से ही सिग्नल आ रहा है। हार्ट खुद को धड़का सकता है, यानी ऑटो एक्साइटेबल है। तो यहां पर राइट एट्रियम में अपर राइट साइड में ही पाया जाता है SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, और आपका लेफ्ट साइड में, लोअर लेफ्ट साइड में पाया जाता है AV नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। राइट एट्रियम जो है ये यहां पर सिग्नल भेजता है आपका एट्रियम में और इनको धड़का देता है। लेकिन वेंट्रिकल बहुत बड़े बड़े हैं, इनको धड़काना इतना आसान नहीं है। तो ये जो AV नोड होता है ये आगे चल के बंडल्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल, जो कि आगे चल के क्या कर लेते हैं, आपके परकंजी फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पतले पतले फाइबर आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को घेर लिया है, इन्होंने पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को घेर लिया है। तो वेंट्रिकल्स को जब धड़काना होगा तो ये सारी की सारी चीज जो है वेंट्रिकल्स को अचानक से मिल करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये जो पूरी लाल कलर की चीज चमक रही है पूरे वेंट्रिकल्स को घेर चुकी है, तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो सिर्फ नोडल टिश्यू ये वाला जो है SA नोड या AV नोड, इसके बस की बात नहीं है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना। इनको फाइबर्स का और बंडल्स का पूरा क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, पूरा का पूरा जाल चाहिए। तो यहां पर क्या बनते हैं मेरे दोस्त, यहां पर बनते हैं आपके बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस फिर 2 चोटियां बना लेता है, यानी लेफ्ट बंडल राइट बंडल, और ये पतले पतले फाइबर जो वेंट्रिकल में जा रहे हैं ये है आपके परकंजी फाइबर। यहां तक सब कुछ करेक्ट है तो फटाफट बता डालिए। मैं आपको एनिमेशन दिखाने की कोशिश करता हूं, तब तक मैं सर्च कर लेता हूं आपका हार्ट, HEART, हार्ट मिलना चाहिए, मिल गया है। ये है आपका हार्ट, और मैंने आपकी ओर भेज दी है ये एनिमेशन, सेंड टू स्टूडेंट। अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो आप आराम से बैठ करके यहां पर देखने की कोशिश करिएगा। ये आपका हार्ट है, ये आपका हृदय है जो कि धड़क रहा है। अगर आप देखें तो यहां पर ये जो हार्ट है ये धड़क रहा है, ऊपर के जो चैम्बर्स हैं ये छोटे छोटे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ऊपर के जो चैम्बर हैं ये छोटे छोटे हैं, लेकिन नीचे के जो चैम्बर हैं ये बहुत बड़े हैं, और इनके बीच की जो वॉल है दैट इज ऑल्सो वेरी थिक। ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर वॉल है, ये बहुत मोटी है, और यहां पर भी आप इस वॉल को देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मोटी है, राइट। इस वेंट्रिकल की वॉल बहुत ही ज्यादा मोटी है, एंड यहां पर आपको फाइबर्स भी देखने को मिल रहे हैं। आप अगर गौर से देखने की कोशिश करें तो यहां पर आपको फाइबर्स भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर देखिए ये एक मोटी सी चोटी जा रही है, दैट इज बंडल ऑफ हिस, ये आपकी डिवाइड हो रही है, एंड यहां पर छोटे छोटे परकंजी फाइबर्स हैं जो उतने अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहे, पर हमें एक आइडिया लग चुका है। यहां पर राइट साइड है तो ट्राइकस्पिड 3 कस्प वाली वॉल पाई जाएगी, ये यहां पर राइट साइड है, लेफ्ट साइड है तो यहां बाइकस्पिड वॉल आपकी पाई जाएगी, राइट। यहां देखिए दिस हार्ट, ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। आपका बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पर करके देख लेते हैं। ये हार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है पीछे से, और अगर आप इसको अच्छे से रोटेट करें then you will be able to see all the chambers, you will be able to see all the chambers। ये आपका एट्रियम, ये आपका एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल। ये आपकी जनरल एनिमेशन है, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, आराम से इसको देखने की कोशिश करिएगा। यह है हमारा प्यारा सा दिल। आज मैं दिल खोल के आपके सामने रख दूंगा। ये दिल है, ये खुल भी जाता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको खुलने में, लेकिन ये दिल जो है खुल गया है। सो दिस इज कार्डियक मसल। आपका जो हार्ट है 95% तक इसका जो कंटेंट है ये आपका कार्डियक मसल का ही बना हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर टिश्यू, राइट। ये आपका कार्डियक मसल है।
यहां पर देखिए, ये जो आपका वॉल्व देखने को मिल रहा है इट इज ट्राइकस्पिड इन नेचर, एंड ये जो आपको वॉल्व देखने को मिल रहा है दिस इज बाइकस्पिड इन नेचर। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। यहां पर ऊपर ब्लड वेसल में अगर आप देखेंगे तो एक और वॉल्व देखने को मिल रही है, इट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वॉल्व, आधे चांद जैसी वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, जिनसे आपका ब्लड फ्लो होगा पूरी बॉडी के अंदर, एज वेल एज आपका लंग्स के पास ब्लड जा रहा होगा, डबल सर्कुलेशन में आपको ये मैं चीज पढ़ा रहा हूँ, इनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है, राइट। सो ये आपके हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। ऊपर वाले छोटे चैम्बर्स जिनको एट्रिया कहा जाता है, नीचे वाले बड़े चैम्बर्स थिक मस्कुलर चैम्बर्स जिनको वेंट्रिकल कहा जाता है। नंबर है आपका वॉल्व याद करने के लिए 32, यानी आपका जो राइट साइड है उसमें 3 नंबर आएगा, 3 आपके कस्प होंगे ट्राइकस्पिड, एंड आपका दूसरी साइड होंगे बाइकस्पिड। यहां तक करेक्ट है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ब्लर है यार, ब्लर इसीलिए है क्योंकि जो कैमरा है इसकी सेटिंग कुछ इस हिसाब से होती है कि यहां तक की चीजें क्लियर आए, आगे की चीजें उतनी क्लियर ना आ पाए, पर ब्लर है बट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा ना भाई, ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई जो मैंने आपको पढ़ाई है। हार्ट है, यहां से देख लीजिए भाई, अगर क्लियर दिखता है तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाई जाएगी, व्हाइट कलर की दिखाई दे रही होगी आपको, एंड लेफ्ट साइड में आपको ये वाली वॉल्व दिखाई जाएगी, इट इज बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। बीच में आपका क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऊपर की साइड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या एट्रियल सेप्टम, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जहां ये वॉल्व्स लगी हुई हैं। एक और वॉल्व है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व, उसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां तक की चीजें क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं? यस, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत शानदार। अब मैं आपको एक और वॉल्व के बारे में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत मस्त चीज बना करके दिखाने वाला हूं, दैट इज आवर हार्ट। अगर मैं बोलूं कि हमारे ऊपर के दिल के चैम्बर हैं छोटे छोटे और नीचे के दिल के चैम्बर हैं बड़े बड़े या मोटे मोटे, तो क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात एकदम करेक्ट है दोस्त? एकदम करेक्ट है सर, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं हार्ट को कुछ टाइम के लिए ऐसे बना लूं? क्योंकि अब तो आपने हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया है, तो अब तो आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग इस पर्टिकुलर हार्ट को ऐसे बना लेते हैं फॉर अ वाइल, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। यहां पर ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? आपकी राइट एट्रियम, या आपकी राइट साइड में जो वेंट्रिकल है ये हो गई राइट वेंट्रिकल, या आपकी लेफ्ट साइड में जो एट्रियम दिखाई दे रही है ये है लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल है इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। अब मुझे बताइए कि पहला नोडल टिश्यू जहां से सिग्नल अराइज होते हैं, जहां से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल अराइज होते हैं, वो नोडल टिश्यू कहां पाया जा रहा था? राइट एट्रियम की राइट साइड पे पाया जा रहा था। भाई ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? तो राइट एट्रियम की भी अपर राइट साइड पे कौन पाया जा रहा है? आपका नोडल टिश्यू पाया जा रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया? एस ए नोड कह दिया। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। और दूसरा आपको यहां देखने को मिला, भाई ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है? तो राइट एट्रियम की लेफ्ट साइड पे, राइट एट्रियम की लेफ्ट साइड पे कौन देखने को मिला? आपका एवी नोड देखने को मिला। तो क्या ये बात करेक्ट हो जाएगी? राइट एट्रियम की लेफ्ट साइड पे, लोअर साइड पे आपको एवी नोड देखने को मिला। यहां पर अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? एस ए नोड, एस ए नोड, और साइनो एट्रियल नोड, या साइनो एट्रियल नोड। नोड का मतलब क्या है? नोड का मतलब ये नोडल टिश्यू है, सिग्नल जनरेट करना और ट्रांसफर करना इसके बस की बात है। ये आपका नोडल टिश्यू है, यानी खुद ही खुद सिग्नल जनरेट कर सकता है और खुद ही खुद सिग्नल ट्रांसफर कर सकता है। इट इज अ नोडल टिश्यू। तो इस साइनो एट्रियल नोड की खास बात क्या है? ये जो साइनो एट्रियल नोड है इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, पेस मेकर, यानी आपके हार्ट का पेस यही बरकरार रखता है। आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा वो आपका साइनो एट्रियल नोड ही डिसाइड करता है। अगर आपका हार्ट 1 मिनट में एवरेज 72 बार यानी 72 बार धड़कता है, इसका मतलब साइनो एट्रियल नोड में आपका 72 टाइम्स एक सिग्नल इनिशिएट हो रहा है। सो इट इनिशिएट्स द सिग्नल फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इट इनिशिएट्स द सिग्नल फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सिग्नल फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और ये हार्ट को कितनी बार धड़काने का
काम कर सकता है। एवरेज आपका 70 टू 75 टाइम्स अ मिनट आपका हार्ट धड़कता है। एवरेज कितना हो गया भैया, 70 और 75 का एवरेज क्या निकल गया, 72 टाइम्स एवरेज आपका दिल एक मिनट में धड़कता है। यानी 72 टाइम्स सिग्नल आपका जनरेट होता है किसमें, आपका एस ए नोड में। और ये जो एस ए नोड है ये अपने सिग्नल को कहां कहां भेज देता है मेरे भाई, ये अपने सिग्नल को पूरे के पूरे एट्रियम में भेज देता है, पूरे एट्रियम में भेज देता है। और एट्रियम के साथ साथ इस एवी नोड तक भी भेज देता है। तो पूरे एट्रियम को धड़का देता है और अपने सिग्नल को आगे ट्रांसफर कर देता है, कहां तक, पूरे एट्रियम को भी धड़का दिया और अपने सिग्नल को आगे भी बढ़िया तरीके से ट्रांसफर कर दिया। इस बेचारे को थपकी मार दी एवी नोड को कि चल बेटा आगे लेकर के जा, सिग्नल तेरे तक मैंने पहुंचा दिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज एवी नोड। एवी नोड यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के पास पाया जा रहा है, उनके जंक्शन के पास पाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब जितनी बार आपका पेस मेकर धड़केगा उतनी ही बार सिग्नल आपका एवी नोड के पास आ जाएगा। ये एक बार धड़का, इसने सिग्नल फेंक दिया एवी नोड के पास, बोला जा बेटा आगे सिग्नल दे क्या। यानी जितनी बार ऐसे नोड धड़केगा उतनी बार आपका एवी नोड पे भी सिग्नल जाएगा। यानी इसे क्या कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है। जितनी बार पेस मेकर सिग्नल भेजेगा उस पेस को आगे पहुंचाने का काम, आगे देने का काम कौन करेगा, एवी नोड। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेस सेटर। पेस सेटर, जितनी बार पेस मेकर इसको काम दे रहा है उस पेस को सेट करने का काम कौन करता है, आपका यहां पर एवी नोड कर देता है। ठीक है, फिर यहां पर अगर आप देखें तो बहुत मोटी मोटी वॉल पाई जाती हैं वेंट्रिकल में, तो बहुत मोटी मोटी वॉल पाई जाती है, राइट। वेंट्रिकल में खूब मोटी मोटी आपकी वॉल्स पाई जाती हैं, तो यहां पर हम वो वॉल्स बना लेते हैं क्योंकि वेंट्रिकल बहुत ही बड़ा आपका चैम्बर है। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको अच्छी खासी थिकनेस देखने को मिलती है ना, अच्छी खासी थिकनेस देखने को मिलती है। यहां देखिए, इसको कलर कर लेते हैं। ये आपका पूरी की पूरी वॉल है जो कलर हो जाएगी। अरे हो जा भाई, पूरी की पूरी वॉल है जो कलर हो जाएगी। यस सर। और यहां पर भी पूरी की पूरी वॉल कलर हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने यहां पर ये जो एवी नोड का सिग्नल था ये पहुंचा दिया कहां तक, बंडल ऑफ हिस तक। बंडल ऑफ हिस तक, ये बंडल ऑफ हिस जो है इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है। ये बंडल ऑफ हिस जो है ये पूरा का पूरा बंडल दो चोटियों में डिवाइड हो जाता है, इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है दो चोटियों में। एक आपकी राइट चोटी चली जाती है आपकी राइट वेंट्रिकल के पास, एक आपकी लेफ्ट चोटी चली जाती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, करेक्ट। और इनसे निकलते हैं फिर पतले पतले फाइबर्स जिनको क्या कहा जाता है, पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि आपके वेंट्रिकल में फैल जाते हैं। सारी बातें हम लोग पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, लेकिन जस्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे, तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी है, थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करी है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर सिग्नल बढ़िया तरीके से ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिला। तो लेट्स लेबल ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स ऑल्सो, इनको भी हम लोग अच्छे तरीके से लेबल कर लेते हैं। ये जो है आपका ये क्या है, बंडल ऑफ हिस। ये क्या है आपका, राइट बंडल लेफ्ट बंडल, है ना। ये क्या है आपके पुरकिंजी फाइबर्स। ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, थोड़ा सा हम इनको और लेबल कर लेते हैं। ये जो आपका एवी नोड है इससे आपका गया सिग्नल किसके पास, आपका बंडल ऑफ हिस के पास। हिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बंडल ऑफ हिस के पास ये सिग्नल चले गए। बंडल ऑफ हिस फिर डिवाइड हो गए आपके लेफ्ट एंड राइट बंडल में। तो लेफ्ट एंड राइट बंडल्स, लेफ्ट एंड राइट चोटी आपको देखने को मिली। एंड उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिले क्या, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, करेक्ट। ये आपके हो गया टोटल नोडल टिश्यू। अब मुझे बताइए सिग्नल कहां से कहां जाता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्शन ऑफ सिग्नल, ओरिजिनेशन एंड कंडक्शन ऑफ सिग्नल, अगर मुझे हार्ट को धड़काना है तो कंडक्शन ऑफ सिग्नल कैसे होगा, सबसे पहले किस में जाएगा आपका सिग्नल, खुद बताइए भाई। सबसे पहले सिग्नल जनरेट कौन कर रहा है, शुरू किसने किया सारा का सारा काम, एसए नोड ने, पेस मेकर है।
ऐसे नोड ने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराया और अपना सिग्नल कहां भेज दिया, एवी नोड के पास भेज दिया, एवी नोड के पास भेज दिया। एवी नोड ने अपना सिग्नल बंडल ऑफ हिस के पास भेज दिया, बंडल ऑफ हिस के पास भेज दिया। बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो गया। लेफ्ट और राइट बंडल आगे जाके वेंट्रिकल को घेर लेते हैं, परकंजी फाइबर बना लेते हैं, परकंजी फाइबर बना लेते हैं। तो क्या यहां पर ये जो कंडक्शन ऑफ सिग्नल है ये 1 से 2 से 3 से 4 से 5 पे चला गया, बिल्कुल चला गया। स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसे नोड, ऐसे नोड से पहुंचा आपका एवी नोड, एवी नोड से पहुंचा आपका बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पहुंचा आपका लेफ्ट एंड राइट बंडल्स, लेफ्ट एंड राइट बंडल से पहुंचा पुरकंजी फाइबर, एट्रिया भी धड़का दिए, वेंट्रिकल भी धड़का दिया, दिल पूरा धड़क धड़क हो गया है मेरे भाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन एवर नोट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोडल टिश्यू के बारे में यह जानने को मिली कि दिल भैया धड़कता कैसे है। दिल खुद ही खुद धड़कता है, यानी हार्ट जो है खुद ही अपने कंडक्शन के सिग्नल जनरेट कर सकता है ना। हार्ट कैन ऑटो जनरेट, हार्ट कैन ऑटो जनरेट इट्स सिग्नल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इट्स सिग्नल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसको हर बार नर्वस सिग्नल की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑटो एक्साइटेबल हार्ट, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट। मुझे बताइए क्या हमारा हार्ट मायोजेनिक कहलाएगा या फिर आपका न्यूरोजेनिक कहलाएगा। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितना अप्लाई कर पाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या हमारा हार्ट मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है, फटाफट बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे हार्ट को धड़कने के लिए किसी एडिशनल सिग्नल की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही खुद धड़क सकता है, यानी अगर ये ऑटो एक्साइटेबल है, मैं दोबारा से लिख लेता हूं थोड़ा साइड में, ये डायग्राम में घुस रहा है। तो मेरे भाई हमारा जो हार्ट है ये कैसा हुआ, इफ इट इज ऑटो एक्साइटेबल तो ये न्यूरोजेनिक हुआ या मायोजेनिक हुआ। मैं देखता हूं आप में से कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक, मायोजेनिक कह रहे हैं, एकदम सही बात। मायो मतलब मसल, जेनिक मतलब जनरेशन, यानी आपका खुद ही खुद हार्ट अपनी मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेज रहा है। न्यूरोजेनिक मतलब न्यूरल सिग्नल की जरूरत है, यहां न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है। सो अल्टीमेटली हार्ट कैसा हो गया, आपका मायोजेनिक हो गया, नॉट न्यूरोजेनिक। देयरफॉर हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक। ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हार्ट खुद ही खुद धड़क सकता है। यहीं से सिग्नल शुरू होते हैं आपके हार्ट को धड़काने के। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आपके धड़क जाते हैं आपके ऐसे नोड के सिग्नल से ही, और फिर वेंट्रिकल्स को धड़काने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए फाइबर्स का और बंडल्स का। एक और बार एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, आराम से सुनिए, आराम से सुनिएगा भाई। आपके राइट एट्रियम छोटे छोटे, लेफ्ट एट्रियम छोटे छोटे, एट्रिया छोटे होते हैं, और आपका राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बड़े बड़े, ये आपके बड़े होते हैं। वेंट्रिकल्स आर लार्जर देन ऑरिकल्स या एट्रियम, आपको अच्छे तरीके से पता है। यहां पर राइट एट्रियम के टॉप राइट साइड पे ही कौन पाया जा रहा है, आपका ऐसे नोड पाया जा रहा है, साइनोएट्रियल नोड पाया जा रहा है, जो हार्ट को धड़काने का सिग्नल जनरेट करता है। और जनरेट कर रहा है तो सिग्नल खुद के पास थोड़ी रखेगा, आसपास बांट देगा। तो एट्रिया तक तो ये सिग्नल खुद ही पहुंचा देता है। एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आधा दिल धड़क चुका है। फिर ये क्या करता है, जाके थपकी मार देता है। जैसे हम खो खो खेलते हैं ना, सामने वाले को थपकी मार देते हैं तो सामने वाला भाग पड़ता है। अब इसने क्या कर दिया, थप्पी मार दी अपने साथी को, जिसका नाम है क्या, एवी नोड। तो ये एवी नोड जो है कहां पाया जा रहा है, आपका ये राइट एट्रियम जो है इसके लोअर लेफ्ट पार्ट पे पाया जा रहा है आपका एवी नोड, है ना। लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, इस पे देखने को मिल रहा है आपको क्या, आपको एवी नोड। फिर इसको थपकी मार दी हमने तो ये भाग पड़ा सिग्नल लेकर के। अब वेंट्रिकल्स को धड़काना आसान काम तो नहीं, तो एक बंडल था, इसके दो बंडल बनाए कि हाँ भैया आप अलग अलग वेंट्रिकल्स में जाओ। और उसके बाद और वेंट्रिकल्स को ठीक तरीके से घेरने के लिए हमने यहां पर क्या बनाए, बंडल ऑफ इसको कन्वर्ट किया परकंजी फाइबर में, यहां परकंजी फाइबर बनाए। तो वेंट्रिकल जो है इसको पकड़ के बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करवा पाएंगे, अब धड़का पाएंगे, एंड अल्टीमेटली पूरे वेंट्रिकल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगे। ये जो पूरा का पूरा लाल चमकता हुआ इलाका है, ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि बहुत बड़े हैं। तो सिग्नल कहां से कहां गया, सबसे पहले आपका एसए नोड, फिर आपका एवी नोड, फिर आपका बंडल ऑफ हिस, फिर लेफ्ट बंडल राइट बंडल, फिर आपका परकंजी फाइबर। ये आपका फ्लो है सिग्नल का 1 2 3 4 5। इसको आप आई होप समझ गए होंगे। यहां तक क्लैरिटी है तो फटाफट बता डालिए, यहां तक क्लैरिटी है तो मुझे फटाफट बता डालिए। एक टॉपिक हमारा रहता है दैट इज सेमी लूनर वॉल्स, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बिकॉज अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं,
अभी हम डबल सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, और आप जब डबल सर्कुलेशन पढ़ोगे तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है? एक बार तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। बहुत टाइम लेकर और बहुत आराम से आपको ये पढ़ाया है। डायग्राम देखेगा कोई तो बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, और एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां मैंने इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैंने जानबूझ के इसमें आपका सेमी लूनर वॉल्व नहीं डाला है, बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस दैट सेपरेटली, क्योंकि सेमी लूनर वॉल्व आपको अलग से भी समझ में आ जाएगा जब हम डबल सर्कुलेशन की डिस्कशन कर रहे होंगे। राइट, चलिए भाई, यहां तक क्या हम एनसीईआरटी की डिस्कशन कर सकते हैं? ब्लड वेसल्स की हमें अब डिस्कशन करनी है, तो एनसीईआरटी यहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं। आराम से देखिएगा, सेमी लूनर वॉल्व छोड़ के आपको सब समझ में आएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, इसमें एक मस्कुलर हार्ट है, आपका दिल है जो कि मोटर है, फिर आपकी ब्लड वेसल्स है, और फिर आपका स्वयं ब्लड है। ये तीन चीज तो हमको चाहिए ही चाहिए। हार्ट हमारा मीजोडर्मल लेयर से बनता है, यानी क्या ये मीजोडर्मली डेराइव्ड है? एकदम मीजोडर्मली डेराइव्ड है। थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, चेस्ट रीजन में पाया जाता है, बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में, और थोड़ा सा लेफ्ट की साइड आपका ये टिल्टेड होता है, इसीलिए लेफ्ट लंग जो है थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें नॉच आ जाती है। और इसका हार्ट का साइज जो है ये बंद मुट्ठी जितना होता है, क्लेंस्ड फिस्ट जितना होता है, और डबल वॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसको क्या करता है? कवर करता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हार्ट पे डायरेक्टली झटका नहीं आने देता। देन अगर आप देखें तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर हैं। दो जो आपके छोटे ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनको हमने एट्रिया या ऑरिकल कह दिया, और दो जो आपके लार्जर नीचे वाले चैम्बर्स हैं इनको हम लोगों ने क्या कह डाला? इनको हम लोगों ने वेंट्रिकल्स कह दिया। राइट, एक थिन पतली सी वॉल पाई जाएगी, तो किसके बीच में पाई जाएगी? एट्रिया छोटे छोटे हैं तो उनके बीच में थिन मस्कुलर वॉल पाई जाएगी, बिल्कुल। ये आपकी पाई जाती है इंटर एट्रियल सेप्टम के फॉर्मेट में, एट्रिया के बीच में। और वेंट्रिकल बड़े बड़े हैं तो इनमें थिक वॉल होगी इनके बीच में, तो थिक वॉल आपकी पाई जाएगी वेंट्रिकल्स के बीच में, यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के फॉर्मेट में पाई जाएगी। तो दो एट्रिया को सेपरेट कर रही है इंटर एट्रियल वॉल्व, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करिए इंटर वेंट्रिकुलर वॉल्व, और एट्रिया और वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करेगी? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसमें फाइबर्स भी बनाए थे। तो आपका यहां पर अगर देखें तो एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं बाय थिक फाइबरस वॉल्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो एट्रिया के बीच में थिन वॉल, वेंट्रिकल के बीच में थिक वॉल, और एट्रिया और वेंट्रिकल जो है सेम साइड के, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इट इज थिक एंड फाइबरस। ये आपको समझना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व। राइट साइड में क्या था? राइट साइड में आपका 3, यानी कि क्या आ रहा था? ट्राइकस्पिड। 3 आपके मस्कुलर फ्लैप या कस्प हैं। तो पहले राइट साइड आती है, फिर लेफ्ट साइड डायग्राम में, तो 3-2 से आपने याद कर लिया, तो पहले आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व आ गई, जबकि बायकस्पिड या मिट्रल वॉल्व जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में पाई जाती है, आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बायकस्पिड। तो 32 नंबर से आपको ये चीजें आराम से याद हो जाती हैं, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। ये आपका हार्ट है, यहाँ पे आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कॉर्डेट टेंडन है जो कि वॉल्स को खोलने के काम में आएंगे, ये आपका बंडल ऑफ हिस, ये आपका राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, ये आपके परकंजी फाइबर्स। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से देख चुके हैं, इससे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ही हमने देखा है। राइट, सेमी लूनर वॉल्व के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, हमने बस ये पढ़ा है कि वॉल्स जो है ये क्या करते हैं? ये फ्लो ऑफ ब्लड को एक ही डायरेक्शन में रखने की कोशिश करते हैं, इन वन डायरेक्शन, यानी बैक फ्लो को रोकते हैं। जो आपका ब्लड है उसको एक दिशा से दूसरी जगह आने देते हैं, वापस नहीं जाने देते। राइट, एंटायर हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना है, क्योंकि हार्ट को कहते हैं कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी को। वॉल ऑफ वेंट्रिकल जो है ये आपकी मच थिकर होती है एज दैट ऑफ एट्रिया, इसको हमने बनाया भी था, और इसके बीच में हमने बंडल्स भी बनाए थे। नोडल टिश्यू भी जो है ये भी आपके हार्ट में पाए जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे ही आपको देखने को मिलता है SA नोड, जिसको क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है। एंड लोअर लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम पे पाया जाता है आपका AV नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको पेस सेटर कहा जाता है। राइट, एक बंडल है नोडल फाइबर का जिसे AV बंडल कहते हैं, ये आपका निकलता है AV नोड से और आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाता है, यानी आपका बेसिकली एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ फिर आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाता है। एंड उसके बाद ये बना लेता है क्या? राइट एंड लेफ्ट बंडल, यानी बंडल ऑफ हिस जो है ये राइट और लेफ्ट बंडल बना लेता है, और उसके बाद क्या बना लेता है? परकंजी फाइबर बना लेता है।
ये जो नोडल टिश्यू है यानी ये जो आपका ऐसे नोड है ये जनरेट कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब सिग्नल दे सकते हैं बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुलस के बिना, यानी इन्हें कोई न्यूरल सिग्नल नहीं चाहिए, ये खुद ही खुद अपना सिग्नल खुद जनरेट कर सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मतलब खुद को सिग्नल देना। तो यहां पर ऐसे नोड जो है ये 70 से 75 बार 1 मिनट में दिल को धड़का सकता है और आपका बेसिकली इसे पेस मेकर कहा जाता है। तो एवरेज अगर आप देखें तो 72 बार हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट के अंदर। ये सारी बातें कवर हो चुकी हैं अदर देन योर सेमी लूनर वॉल्स, बाकी सारी बातें आपकी कवर हो चुकी हैं। कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे फटाफट बताइए, क्या कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे? यहां तक हमने जो पढ़ाई की है क्या उस बेसिस पे उस आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं? यस और नो झटपट बताइए। क्या यहां तक जो पढ़ाई की है उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं? फटाफट बताइए। क्या तैयार हो? यहां तक चीजें समझ में आई हैं? समझ में आई तो तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। मैं जानता हूं आज डायग्राम थोड़ा ज्यादा हो गया बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एनसीईआरटी के 2 पेजेस हैं भाई पूरे के पूरे, तो हल्के में तो नहीं ले सकते। अब जैसे हैं वैसा ही पढ़ना पड़ेगा और इतने सारे नाम हैं तो थोड़ा स्लो भी चलना पड़ेगा। आइए दोस्त, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपके लिए पोल लगा दूंगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ट्राइकस्पिड वॉल्व किन 2 चैंबर्स के बीच में पाई जाती है, यानी कौन से चैंबर से कौन से चैंबर में ब्लड भेजती है? सिंपल सा सवाल, सिंपल सा ही आपका जवाब हो जाएगा, फटाफट मार्क कर दीजिए। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड इन बिटवीन, और जिसका यह सवाल हो जाए वो मुझे लिख करके बताएंगे चैट सेक्शन में कि बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या था। आप मुझे यह बताएंगे चैट सेक्शन में, जो पोल मार्क कर दे वो अगले सवाल की तरफ बढ़े, वो मुझे यह बताएंगे कि बाइकस्पिड वॉल्व को और क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, उसका सेकंड नाम एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड इन बिटवीन साइनस वेनोसिस एंड राइट एट्रियम। साइनस वेनोसिस तो हमने आज पढ़ा ही नहीं है। साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस फ्रॉग के हार्ट में पाया जा रहा था, हमारे में नहीं। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, देखो भैया ये हार्ट है, ये आपके एट्रिया ऊपर के, ये नीचे के वेंट्रिकल, ये आपके 4 चैंबर हमने बनाए। हमने नंबर याद किया था 3-2, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड कहां पाया जाएगा, बाइकस्पिड कहां पाया जाएगा? राइट साइड में आपका ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में आपका बाइकस्पिड। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। लेफ्ट को कौन कनेक्ट करेगा मेरे भाई? आपका यहां पर बाइकस्पिड कर लेगा। तो 32 नंबर से हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे। मिट्रल वॉल, आप सभी लोगों ने एकदम सही बात लिखी है, बी फॉर भूरा बच्चन इज द राइट आंसर। 85% लोगों ने सही कर दिया है, कमाल कर दिया है। ओके, अब वही सवाल घूम करके आ गया है, सेम सवाल है, तो टाइम आराम से आप ले लीजिए और इसको मार्क कर दीजिए। मिट्रल वॉल्व मैमल्स में किस चीज के लिए पाया जाता है? कौन से 2 चैंबर्स के बीच में ओपनिंग को रेगुलेट करता है? ये हार्ट है, ये आपका लेफ्ट और राइट एट्रियम, नीचे आपका लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। यह आपका राइट साइड है, यह आपका लेफ्ट साइड है, यहां लिख देंगे 3, यहां लिख देंगे 2। इस बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो 3 है आपका राइट साइड में, 2 है आपका लेफ्ट साइड में। तो हमसे पूछा है मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल, तो कहां पाया जा रहा है? लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यह पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अपना बच्चन हो जाएगा, अपना बच्चन हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो आपको 3-2 नाम की ट्रिक से ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी चीजें। 90% लोगों ने सही कर दिया है, कमाल भाई। ऑल राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सवाल आपका आ सकता है पेपर में, आराम से इसको देखिए और मार्क करने की कोशिश कर दीजिए। साइनोएट्रियल नोड यानी ऐसे नोड कहां पाया जाता है? ऐसे नोड की पोजीशन बताइए। और जिन लोगों का ये सवाल हो जाए वो मुझे एवी नोड की एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे फटाफट इन द चैट सेक्शन लिख करके, एग्जैक्ट पोजीशन, कि कौन से चैम्बर में पाया जा रहा है और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाया जा रहा है, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, पूरा एकदम एक एक पॉइंट मुझे चाहिए इन द चैट सेक्शन, फटाफट बता डालिए। राइट, यहां पर देखिए, दिस इज द हार्ट। रेफरेंस के लिए आप हमेशा ऐसे बना सकते हैं, ये आपके 4 चैम्बर है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड के एट्रियम के टॉप पर ही, अपर राइट साइड में ही पाया जाता है ऐसे नोड, और लोअर लेफ्ट साइड में पाया जाता है एवी नोड, और फिर यह है आपका बंडल ऑफिस, फिर आपका लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पुरकिंजी फाइबर में, पुरकिंजी फाइबर में, करेक्ट। ये आपके नोडल टिश्यू हैं जो यहां पर पीले कलर से दिखाए हैं और कुछ भी नहीं। तो ये आपका क्या है? ऐसे नोड, ये है आपका एवी नोड।
ये आपका बंडल, लेफ्ट बंडल राइट बंडल, और आपका परकंजी फाइबर। तो क्या पूछा गया है सवाल में? ऐसे नोड पूछा गया है। अगर ऐसे नोड पूछा तो ऐसे नोड राइट एट्रियम के भी अपर राइट साइड में पाया जाता है, और एवी नोड पूछा होता तो ये राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो राइट साइड में पाया जा रहा है, अपर कॉर्नर में पाया जा रहा है ऑफ राइट एट्रियम। सारी बातें करेक्ट है, अपना बच्चन इज द राइट आंसर। लेफ्ट अपर कॉर्नर पे कुछ नहीं पाया जाता, लेफ्ट अपर कॉर्नर पे कुछ नहीं पाया जाता है ना। राइट लोअर कॉर्नर पे भी कुछ नहीं पाया जाता, लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे, और वो भी लेफ्ट एट्रियम, ये भी कुछ नहीं है। मतलब बाकी सारे वैसे ही गलत थे। अपना बच्चन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 90% लोगों ने कर दिया यार, कमाल, आज तो झंडे गाड़ दिए हैं। देखो भाई, अब ये सिंपल सा सवाल है, सेम सवाल है, तो इसमें क्या ही मैं ऑप्शन दूं, क्या ही आपको समझाऊं, सारी बातें आपको बता रखी है। जो आपने चैट सेक्शन में लिखा है वही एकदम राइट आंसर है, यानी आपको एवी नोड की पोजीशन बतानी है। आज तो आप लोगों ने झंडे गाड़ दिए भाई, मजा ही आ गया। यहां पर आपको एवी नोड की पोजीशन बतानी है, एग्जैक्ट पोजीशन। सेम डायग्राम यहां पर बना सकते हैं। दिस इज आवर हार्ट, ऊपर के 2 चैम्बर आपके एट्रिया, नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल। इस एट्रिया में है ना, राइट एट्रिया में अगर आप देखें तो अपर राइट साइड में आपका ऐसे नोड, लोअर लेफ्ट साइड में आपका एवी नोड, और यहां से आपका बंडल ऑफ हिस, फिर आपका राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, और यहां पर आपका पुरकिंजी फाइबर आपको देखने को मिला। ये पीले कलर वाला इलाका जो है, दिस इज योर नोडल टिश्यू, राइट, दिस इज योर नोडल टिश्यू। तो यहां पर इसकी बात हुई है। तो राइट एट्रियम के भी लोअर लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है कौन? एवी नोड, लोअर लेफ्ट साइड में, राइट। तो अपर अपर तो कर दो, लोअर लेफ्ट, हाँ सीधा ही खत्म हो जाएगा। आपको पता है लोअर है तो अपर कैंसिल, अपर कैंसिल, आपको पता है लेफ्ट है तो राइट कैंसिल। आपका राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, यानी डॉक्टर बच्चन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। डॉक्टर बच्चन इज द राइट आंसर। 58% लोगों ने किया है भाई। इसमें क्या कबाड़ा हो गया यार? सीधा सीधा तो सवाल था, इसमें गलती तो हो ही नहीं सकती भाई। ये देखिए, अगर सिर्फ राइट एट्रियम को यहां पर देखो, सिर्फ राइट एट्रियम को यहां पर देखो, राइट एट्रियम का ये राइट साइड है, राइट एट्रियम का ये लेफ्ट साइड है, राइट एट्रियम का ये ऊपर वाला पार्ट, राइट एट्रियम का ये नीचे वाला पार्ट। क्या हो गया भैया? इसको क्या लिखोगे? राइट एट्रियम में इसको क्या लिखोगे? ऊपर वाला पार्ट है अपर, और राइट एट्रियम का भी राइट पार्ट तो अपर राइट, और ये आपका नीचे की साइड पाया जा रहा है तो लोअर। और लोअर कितना लोअर? बहुत लोअर, एकदम नीचे पाया जा रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के आसपास। और मेरे भाई राइट नहीं, ये लेफ्ट साइड है, राइट एट्रियम का भी लेफ्ट साइड है, राइट। तो लोअर लेफ्ट साइड में आपका पाया जाएगा। तो लोअर और लेफ्ट दोनों बातें तो आपकी ऑप्शन डी में ही आ रही हैं, कहीं और है ही नहीं, राइट। तो आंसर आपका क्या आ जाता है? डॉक्टर बच्चन आ जाता है। ओके, अब देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है पहले सवाल पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि अब आप गलती करना शुरू कर चुके हो। ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब वेंट्रिकल्स के बीच में, तो ऊपर आपके एट्रिया है और ये नीचे जो है ये आपके वेंट्रिकल है। ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आपका एक बंडल है जो डिवाइड कर जाता है। एवी बंडल इमीडिएटली डिवाइड एंड फॉर्म, ये क्या बना लेता है डिवाइड करके? ये पूछा गया है, इनके नाम पूछे गए हैं। फटाफट मार्क कर दीजिए, पोल आपके सामने है। अब इससे आसान सवाल मैं आप लोगों के लिए कर नहीं सकता था, और मुझे पता है अभी भी गलतियां होंगी, खूब गलतियां होंगी, दबा के गलतियां होंगी मेरे भाई। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, इसके टॉप पे एक ऐसी चीज थी जिसने 2 पार्ट बना लिए, इसने डिवीजन कर लिया। डिवीजन कहां पे हुआ था? आपका ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक जो चोटी थी, इसने 2 चोटियां बना ली थी डिवाइड करके। तो क्या हो जाएगा? एक मोटी चोटी थी जिसका नाम क्या था? बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस ने लेफ्ट एंड राइट बंडल बना लिए थे ना। तो डिवाइड करके क्या बनाए? डिवाइड्स एंड फॉर्म। क्या बनाया? बंडल ऑफ हिस तो डिवाइड किया है, तो बंडल ऑफ हिस तो आंसर होगा नहीं। इसने डिवाइड करके क्या बनाया? लेफ्ट एंड राइट बंडल बनाया। इमीडिएटली डिवाइड करके क्या बनाया? लेफ्ट एंड राइट बंडल। बाद में आपके परकंजी फाइबर बने थे। सवाल देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ये है, इमीडिएटली और डिवाइड। तो बंडल ऑफ हिस था एक, तो डिवाइड कर गया और इमीडिएटली डिवाइड कर रहा है, तो डिवीजन के जस्ट बाद परकंजी फाइबर थोड़े बने थे, वो तो यहां पे बने थे ना भाई, बहुत लेट बने थे, तो है ना। डिवीजन के जस्ट बाद तो आपकी ये 2 चोटियां बनी थी, लेफ्ट एंड राइट बंडल बने थे। तो अपना बच्चन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना। और कई लोगों ने कबाड़ा किया, जो कि मुझे पता भी था कि होगा, डिस्पाइट ऑफ समझाने के, क्योंकि क्वेश्चन समझना अपने आप में कला है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आपसे क्या बोला गया, आराम से सुनिए और बताइए समझ में आया नहीं। ये आपका एक बंडल है जिसको बोला बंडल ऑफ हिस।
बंडल ऑफ हिस डिवाइड कर गया और क्या बना लिए, लेफ्ट एंड राइट बंडल बना लिए। और ये जो लेफ्ट एंड राइट बंडल है ये वेंट्रिकल में जाकर क्या बना लेते हैं, आपके परकंजी फाइबर बना लेते हैं। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। क्या ये आपका वेंट्रिकल्स में जाकर के परकंजी फाइबर बना लेते हैं और वेंट्रिकल्स को घेर लेते हैं, एकदम घेर लेते हैं। क्या ये बात करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यही तो पूछा गया है कि जब ये आपका बंडल ऑफ हिस डिवाइड करता है तो आफ्टर इमीडिएट डिवीजन इसने क्या बना लिया, क्या बना लिया भाई इसने, आफ्टर इमीडिएट डिवीजन इसने ये दो चोटियां बना ली जिनका नाम क्या है, लेफ्ट एंड राइट बंडल। इनका नाम पूछा गया है, इनका नाम नहीं पूछा, और ये तो बेचारा डिवाइड कर ही रहा है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, बस इसका नाम नहीं दिया, बंडल ऑफ हिस नहीं बोला। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे बोल देता कि बंडल ऑफ हिस डिवाइड्स एंड फॉर्म, तो आप में से 90% लोग सही कर देते। तो आप बोलते हैं हाँ सर बंडल ऑफ हिस डिवाइड करता है और दो बंडल्स बना लेता है, लेफ्ट और राइट बंडल, लेकिन इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाया तो नहीं कर पाए और ऑप्शन ऊपर से कंफ्यूजिंग दे दिए, है ना। तो ये आर्टरी वेन्स का कंपैरिजन अभी नहीं हो पाएगा, पल्मोनरी आर्टरी नहीं हो पाएगा, ओके ये नहीं हो पाएगा अभी, ये भी नहीं हो पाएगा अभी। चलिए तो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और गहराई से नई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बताइए ये अभी तक का जो डिस्कशन है ये ठीक से आपके दिमाग में बैठा या नहीं। इफ यस एक बार तारा रारा कर डालिए इन द चैट सेक्शन। और अभी हम लोग अबाउट ब्लड वेसल्स हमारे डिस्कशन को शुरू कर देते हैं। राइट, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यार, क्वेश्चन तो कैसा भी बन सकता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे तभी तो हमको मजा आएगा। अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके अटकने भी चाहिए। अगर लेट्स से आप हमेशा डीपीपी सॉल्व करते हैं, हमेशा 10 में से 10 क्वेश्चन सही, 20 में से 20 क्वेश्चन सही, तो कुछ गड़बड़ है। या तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, जो कि ऑब्वियसली आप में से कई लोग होंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है फिर भी आप हर क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हो, बढ़िया तरीके से मार्क कर दे रहे हो, तो अल्टीमेटली देयर इज सम लैग, वो क्वेश्चन फिर उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है ना। चल यहां पर ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो है ये मेन ब्लड वेसल्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, आपको अच्छे तरीके से पता है। अब आर्टरीज और वेन्स जो है ये आपकी बेसिकली डिवाइड हो जाती हैं, आर्टरीज डिवाइड होकर बनाती हैं आर्टेरियोल्स और वेन्स डिवाइड होकर बना लेती हैं वेन्योल्स, है ना। तो अगर आप देखें तो ये एक आर्टरी है, आर्टरी क्या करती है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है किसी भी इलाके में, ये आर्टरी है। अब एक आर्टरी कितनी जगह ब्लड लेकर के जाएगी, एक आर्टरी बहुत ज्यादा जगह तो ब्लड लेकर के जा नहीं सकती, तो आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये आर्टरी और अलग अलग ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है जिनको कहा जाता है आर्टरी की ही ब्रांचेस यानी आर्टेरियोल्स, जिससे ये फैल सके और पतली पतली हो जाती हैं और अलग अलग जगह पर फैल सकती है, इन्हें क्या कहा जाता है, आर्टरी के बन गए हैं आर्टेरियोल्स। फिर ये जो आर्टेरियोल्स है ये आपके क्या करते हैं, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इन कैपिलरीज, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इन कैपिलरीज, और ये टिश्यूज को क्या कर देते हैं, आपका खाना पीना एज वेल एज ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं। राइट, ये टिश्यूज को खाना पीना प्रदान कर देते हैं और ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं, ये है आपकी कैपिलरीज। फिर ऑक्सीजन जो है और खाना जो है ये टिश्यूज को प्रदान कर दिया, तो टिश्यूज ने भी इनको क्या कर दिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट और CO2 दे डाला। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट और CO2 अगर दे डाला तो अब ब्लड हो चुका है गंदा, अब ब्लड हो चुका है गंदा संदा। तो ये जो गंदा संदा ब्लड है ये आपका कौन उठा लेंगे, वेन्योल्स उठा लेंगे, ये आपके कौन उठा लेंगे, वेन्योल्स उठा लेंगे। राइट, तो द स्ट्रक्चर दैट आई एम मेकिंग ओवर हियर आर वेन्योल्स, ठीक है, ये आपके वेन्योल्स हो जाएंगे। और ये जो वेन्योल्स हैं ये आगे चल के एक बड़ी वेन बना लेंगे जिसको क्या कहा जाता है, ये आगे चल के एक बड़ी वेन बना लेंगे जिसको क्या कहा जाता है, मेन वेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्लो है ब्लड का, पूरा का पूरा फ्लो है आपका ब्लड का। राइट, अगर आप देखें तो दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ ब्लड। इफ यू वांट टू मेक इट ओवर हियर तो ये आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहां पर आ रहा है, जो आपका टिश्यूज तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो आर्टरी से कहां फंसता है, आर्टेरियोल्स में फंसता है ना, आर्टरी से आर्टेरियोल में जाता है जो ब्रांचेस हैं। फिर उसके बाद आपका चला जाता है कहां पर, कैपिलरीज में, और एक्सचेंज पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो जाता है। फिर ये आपके चले जाते हैं वेन्योल्स में, और वेन्योल्स अल्टीमेटली कहां खुल जाते हैं, वेन्योल्स आपके खुल जाते हैं इन द वेन्स।
है ना। तो यहां पर व्हाट इज द सिंक ओवर हियर, हमको बस ये पता है कि आर्टरी ब्लड लेकर के जाती है, ऑक्सीजनेटेड वेन्स लेकर के आती हैं, पर बीच में यहां पर हमको बायफर्केशन भी अच्छे तरीके से देखने को मिल गया। दिस इज आर्टरी, दिस इज आर्टरी, दीज आर आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स, है ना, दीज आर कैपिलरीज। आर्टरी से अगर बन गया है आपका आर्टेरियोल, तो वेन से क्या बन जाएगा, वेन्यूल, है ना, तो इसको वेन्यूल बोल देते हैं, और उसके बाद आपका बन गया वेन। आर्टरी का मेन काम क्या है भाई, अलग अलग ऑर्गन्स तक आपका ब्लड पहुंचाना। तो अलग अलग ऑर्गन्स तक क्या गंदा गंदा ब्लड पहुंचाओगे, नहीं सर, अच्छा अच्छा ब्लड पहुंचाएंगे। तो आपका ये जो आर्टरी है इसका काम क्या है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम किसका है, आर्टरी का। और वेन का काम है ये गंदा संदा जो ब्लड आया है इसको दोबारा आपका हार्ट में डालना, जिससे कि ये लंग्स के पास जा सके प्योरीफाई होने के लिए। तो इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, ऑर्गन से गंदा संदा ब्लड लेने का काम किसका है, आपका वेन्स का है। ये आपकी यहां पर बात हो जाएगी। अब अगर हम आर्टरी और वेन को देखें, तो आर्टरी और वेन क्या है, इट इज अ पाइप, है ना, इस तरीके से जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये एक पाइप है, ऐसा पाइप है जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मैं एक इलाके से ब्लड डाल रहा हूं, दूसरे इलाके से ब्लड आपका फ्लो हो पा रहा है। दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल, राइट, ये एक वेसल है। इस वेसल की कोटिंग जो है, अब इस वेसल में बीच में एक इलाका है जिससे ब्लड बह रहा है, लेकिन इसकी थिकनेस जो है ये भी हम लोगों को नापनी पड़ती है। तो यहां पर तीन अलग अलग लेयर्स पाए जाते हैं, कहां पर, आर्टरी और वेन्स के अंदर तीन अलग अलग लेयर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टरी की। तो आर्टरी में आपका ये एक लेयर हो गया, यहां पर वेन्स में भी ये आपका एक लेयर हो गया, आर्टरी में एक लेयर, वेन में एक लेयर, इसे आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है, राइट। फिर अंदर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक और लेयर पाया जाता है ना, अंदर की साइड अगर आप देखेंगे तो एक और लेयर पाया जाता है। दिस इज वेरी थिक लेयर, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली लेयर, इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया, इसे बीच वाली लेयर कहा जाता है। अच्छे तरीके से इसको हम लोग पैक कर देते हैं, ट्यूनिका मीडिया। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो लेयर है ये काफी पतली होती है, यहां पे जो लेयर है ये काफी पतली होती है, राइट, दिस लेयर इज वेरी वेरी थिन, यहां पर ये लेयर काफी पतली है, ठीक है। और उसके बाद अंदर की साइड अगर आप देखें तो अंदर की साइड आपको क्या देखने को मिलता है, अंदर की साइड आपको एंडोथीलियम देखने को मिलता है। एंडोथीलियम मतलब क्या है, पतले पतले एंडोथीलियल सेल्स। ब्लड वेसल में आपने देखे थे ना, जब हम टिश्यू की बात कर रहे थे तो पतले पतले सेल्स की लेयर पाई जाती है, यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की लेयर पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, एंडोथीलियम। पतले पतले सेल आपके एल्वेलाई पे भी पाए जा रहे थे और ब्लड वेसल पे भी, जिसमें आसानी से एक्सचेंज और डिफ्यूजन किया जा सकता है। तो ये आपके पतले पतले सेल्स की लेयर यहाँ पर देखने को मिली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, यानी इंटरमोस्ट लेयर, जो कि सिंपल स्क्वेमस सेल्स की बनी हुई है। सिमिलरली यहां पर भी आपको काफी सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, यहां पर भी काफी सारे सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये आपको देखने को मिले, यहां पर भी इनर मोस्ट लेयर जो है ट्यूनिका इंटीमा, ये आपकी स्क्वेमस ही होगी, यानी लेयर सारी की सारी सेम है, लेयर सारी की सारी बिल्कुल सेम है, एक भी लेयर में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं है, नाम भी सेम रहेगा, फीचर भी सेम है। एक लेयर बस आपने डिफरेंट देखी, कौन सी सर, ये जो हरे वाली लेयर है ये मैंने यहां पे थोड़ी मोटी बनाई है आर्टरी में, और वेन में थोड़ी पतली बनाई है। तो यहां पर इसका डिफरेंस जो है ये क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी क्लियरली, आराम से सुनिएगा। यहां पे जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये आपकी फाइबरस लेयर होती है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसमें आपके कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, तो क्योंकि किसी भी चीज की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगी, तो फाइबरस लेयर आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पे आप कई सारे फाइबर्स तैयार कर सकते हो, राइट, यहाँ पे आप कई सारे फाइबर तैयार कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्शन वाले फाइबर की बनेगी, यानी आपके कोलेजन फाइबर की बनेगी, आपके इलास्टिक फाइबर की नहीं बनेगी, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे आपके थिक फाइबर देखने को मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आउटर मोस्ट लेयर है
ये फाइबर्स की देखने को मिलेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्टिव होगी नेचर में। इसका मेन काम क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। प्रोटेक्टिव है तो जाहिर सी बात है यहां पर थिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे, तो कोलेजन फाइबर यहां पर आपको देखने को मिले। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यहां पर देखिए द नेम ऑफ दिस लेयर, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना का मतलब एक्सटर्नल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, यानी आपकी किसकी बनेगी? प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, तो किसकी बनेगी? कोलेजन फाइबर की बनेगी। कोलेजन फाइबर्स यहां पर खूब सारे पाए जाएंगे, क्योंकि इसका मेन काम है ब्लड वेसल को प्रोटेक्शन देना। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी मस्कुलर लेयर, मसल की लेयर बनी होगी, ये क्या है? आपकी ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका, टी फॉर ट्यूनिका, मीडिया, सब में आप टी लिख सकते हो, ट्यूनिका मीडिया। यह आपकी मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मसल की लेयर है, क्योंकि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कार्डियक मसल हार्ट बनाता है, स्मूथ मसल लेयर जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स, तो यहां पर भी, और स्केलेटल मसल जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ब्लड वेसल को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा तो कर नहीं सकते, तो स्मूथ मसल है, तो यहां पर स्मूथ मसल की लेयर आपको देखने को मिलेगी। एंड यहां पर आपको इलास्टिन फाइबर भी देखने को मिलेंगे, इलास्टिक भी होती है, राइट। तो यहां पर कोलेजन फाइबर नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, बीच वाले में इलास्टिन फाइबर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इलास्टिक लेयर है। एंड यहां पर अगर आप तीसरी लेयर की बात करें, इनर मोस्ट लेयर की बात करें, तो ये क्या हो जाएगी भैया जी? ये हो जाएगी ट्यूनिका इंटिमा। ये हो जाएगी क्या? ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका इंटिमा आपकी क्या कहलाती है? एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस सेल की बनी होती है, एंडोथीलियम इसको कहा जाता है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो अगर आप देखें तो यहां पर इन आर्टरी, ये जो आपकी मीडियन लेयर है ये थिक है, और वेन्स में ये क्या है? थिन है। यानी यहां पर आपकी जो बीच वाली लेयर है इट इज वेरी वेरी थिक, और यहां पर आपकी ये जो लेयर है बीच वाली इट इज वेरी वेरी थिन। क्या ये बात पता है? सर देख के ही पता लग रही है। बाकी सारे लेयर अगर सेम है, अगर ये लेयर मोटी हो गई तो ओवरऑल इसका ल्यूमेन छोटा हो गया, इसका बीच का इलाका छोटा हो गया जिसमें से आपका ब्लड ट्रेवल करता है। यस, इसमें इलाका छोटा है, इसमें इलाका देखो कितना बड़ा है, तो इसमें ल्यूमेन जो है आपका बड़ा हो जाएगा। मुझे ये बता दीजिए मेरे भाई, अगर वेन्स का ल्यूमेन बड़ा है, आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा है, तो ब्लड कौन से इलाके में, कौन सी ब्लड वेसल में तेजी से बहेगा? ब्लड प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? एक बार मार्क कर दीजिए, ए या बी? ए या बी? ब्लड तेजी से कहां बहेगा, ब्लड प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? फटाफट बताइए, लॉजिकल सवाल है, इसमें कुछ छुपाने का है ही नहीं। डायग्राम आपके सामने है और सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर मोटी जो लेयर है वो ल्यूमन को छोटा कर दे रही है, बीच का जो ब्लड फ्लो करने का इलाका है कम है। भाई अगर आप देखें तो फवारे में जो नीचे मोटा सा पाइप होता है, आपने कभी फवारा देखा है? फवारे में नीचे एक मोटा सा पाइप होता है और ऊपर पतला सा पाइप होता है जिससे पानी बहुत दूर दूर जा रहा होता है। अगर आप इस पाइप में नोटिस करें तो पानी स्लोली फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि पाइप की जो डायमीटर है दैट इज वेरी हाई, है ना, वेरी थिक डायमीटर। लेकिन जब पानी आपका पतले पाइप से निकलता है तो बहुत तेजी से निकलता है, प्रेशर बढ़ जाता है। भाई नलकी कभी पानी डालने के लिए इस्तेमाल करिए कहीं पर भी, किसी गार्डन में, किसी बगीचे में, कहीं पर भी, या घर पे नॉर्मली बाइक वाइक साफ करने के लिए भी। भाई जब आप बाइक साफ करते हैं, जब आप गाड़ी साफ करते हैं, तो नलकी जिससे पानी आ रहा है आप उसको आगे से पिचका लेते हैं और पानी की धार बन जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने डायमीटर को कम कर दिया, आपने पाइप पतला कर दिया, प्रेशर बढ़ जाता है। तो रियल लाइफ चीजों से रिलेट करने की कोशिश किया कीजिए, हमेशा आपको सही जवाब मिलेगा। तो वहां पर ल्यूमेन छोटा है तो क्या बीपी ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। 75% लोगों ने एकदम सही बता दिया है, वेरी वेरी वेल डन, शाबाश, क्या बात है दोस्त। तो यहां पे ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर ल्यूमेन इज थिन तो क्या यहां पर बीपी ज्यादा होगा? यस सर, यहां पर बीपी ज्यादा होगा। यहां पर अगर मैं ल्यूमेन को बढ़ा रहा हूं तो क्या यहां पर बीपी कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा? बिल्कुल कम होगा। तो अगर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड स्लो स्लो जा रहा है, तो इसका बैक फ्लो पॉसिबल है। अगर ब्लड इतनी तेजी से जा रहा है, अंधाधुंध, उसको पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा है, तो बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज्यादातर वॉल्व्स जो आपको देखने को मिलती हैं वो आपको वेन्स में देखने को मिलती हैं। मैं ये कंसेप्ट समझाने के लिए आपको इतनी दूर लेकर के आया हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि ज्यादा वॉल्व्स आपको आर्टरी में देखने को मिलेंगी या वेन में, सर वेन में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आर्टरी में ब्लड इतनी तेज ब्लड प्रेशर से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके पास पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं है, ही हैज गॉट द स्पीड। लेकिन मेरे भाई जो आपकी वेन्स हैं इनमें ब्लड स्लोली स्लोली भाग रहा है,
तो यहां पे बैक फ्लो पॉसिबल है। तो यहां पर मोर वॉल्व्स आर फाउंड। सिंपल, इस एक लाइन को समझाने के लिए हमने इतना सारा कंटेंट पढ़ डाला। मोर वॉल्व्स आर फाउंड टू प्रिवेंट backflow since BP is less. Backflow since BP is less. करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है सर। आर्टरीज में कम वॉल्व्स पाई जाएंगे, राइट। यहां पर हमने ये देखा, दीज आर आर्टरी एंड वेन्स। कैपिलरी कैसी होती है? कैपिलरी में सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम पाया जाएगा। ये बहुत पतली है, इनका मेन काम ही एक्सचेंज है। इनमें ये सब नहीं पाई जाएंगी ऊपर की लेयर, मेन एंडोथीलियम ही पाई जाएगी। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, जो मेन एक्सचेंज कराती है, आपको पता है कैपिलरी ही तो मेन एक्सचेंज का काम कर रही है। इसमें अंदर लाल वाली लेयर है, ये ऊपर वाली हरी, पिंक, ये सारी लेयर्स नहीं पाई जा रही। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि आपको देखने को मिलती हैं इन आवर बॉडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी फट फट के आर्टेरियोल बना लेती हैं, वेन फट फट के वेन्योल बना लेती हैं, और बीच में कैपिलरी हैं जो मेन एक्सचेंज का काम करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्लड फ्लो का सीक्वेंस क्या है, तो ब्लड फ्लो का सीक्वेंस क्या होगा? ब्लड आपका आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्योल, वेन्योल से आपका वेन, और वेन से आपका हार्ट में चले जाएगा ब्लड प्योरीफाई होने के लिए। ये आपका सीक्वेंस हो जाता है। यहां तक सब कुछ ठीक है? यस और नो झटपट बता डालिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। राइट, यहां तक बता दीजिए, झटपट बता दीजिए, आराम से देख लीजिए यहां पर हमने जो भी पढ़ा है। देन आफ्टर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होंगे। यहां तक क्लैरिटी है? एक और बार समझा देता हूं भाई, आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। विल टेक आवर टाइम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए भाई, आर्टरीज जो हैं ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी में। तो आर्टरीज ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, अब पूरी बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई करना है तो एक वेसल के बस की बात थोड़ी है। ये कन्वर्ट होकर हजारों वेसल्स बना लेती है, बहुत सारी वेसल्स बना लेती है। तो 1 से 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, और बहुत सारी बन सकती हैं। और इनकी कैपिलरीज अलग अलग टिश्यू तक जाएंगी, उनमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाएंगी, एक्सक्रीटरी वेस्ट और CO2 वहां से उठाएंगी और वेन्योल्स में डाल देंगी। फिर अलग अलग बॉडी पार्ट से कई सारे वेन्योल्स इकट्ठे हो होकर एक वेन बनाएंगे, और ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ले जाएगी, जिससे कि उसे लंग्स में भेजा जा सके टू बी प्योरिफाइड। तो अगर आप देखें तो ब्लड वेसल की 3 लेयर होती हैं। आउटर फाइब्रस लेयर, क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बीच की स्मूथ मसल लेयर, क्योंकि इसको हमें छोटा या बड़ा करना होता है, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, बीपी बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। एंड आपकी इनर मोस्ट लेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंडोथीलियम, पतले पतले सेल्स की, सिंपल स्क्वेमस सेल्स की, जो कि आपका एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो यहां आर्टरी में ये मोटी सी लेयर पाई जा रही है मसल की, तो ल्यूमेन छोटा हो गया। पाइप का कवर अगर मोटा है तो बीच का जो ल्यूमन है जहां से चीजें फ्लो करती हैं वो छोटा हो गया। यहां पे पाइप का कवर अगर मोटा है, पतला है सॉरी, तो यहां पे ल्यूमन आपका बड़ा हो जाएगा। यहां पे पतले ल्यूमन से बहुत तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है तो बीपी इज हाई। यहां पे खुला खुला फ्लो कर रहा है, बहुत बड़ा ल्यूमन है तो बीपी इज लो। दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन, ये हम लोगों ने समझ लिया। यहां तक क्लैरिटी है तो बता डालिए एक बार फटाफट। यहां तक क्लैरिटी है तो एक बार बता दीजिए, इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। और डबल सर्कुलेशन आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे ये भी बता दीजिए। जैसी आपकी मर्जी वैसा कर लेंगे दोस्त, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा वैसा हम काम कर लेंगे। देखिए एनसीईआरटी में इतना डेटा नहीं है। ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में हमारे पास है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। अगर आप देखें तो आर्टरी जो है या वेन जो है, इसके 3 लेयर होते हैं। पहला सबसे इनर जो लाइनिंग है ये आपका स्क्वेमस एंडोथीलियम की, यानी पतले पतले प्लेट जैसे सेल होंगे, स्क्वेमस एंडोथीलियम इसको कहा जाता है। ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा मतलब इन, अंदर वाली साइड। मिडल, मिडल तो मीडिया है ना, स्मूथ मसल की लेयर यहां पे पाई जाएगी। आर्टरी में मोटी लेयर, वेन में पतली लेयर, इलास्टिक फाइबर यानी इलास्टिन फाइबर यहां पर पाए जाएंगे, ट्यूनिका मीडिया। एंड बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर तो इसको क्या कहा जाएगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना मेरे भाई, जिसमें आपका फाइब्रस टिश्यू पाया जाएगा, और वो भी कौन सा? कोलेजन फाइबर, क्योंकि ये प्रोटेक्शन कर रहे होंगे। तो ट्यूनिका मीडिया जो है ये बहुत पतली होती है वेन्स में और बहुत मोटी होती है आर्टरी में। तो आर्टरी में मीडिया लेयर बहुत मोटी है तो ल्यूमन छोटा हो गया, बीपी बढ़ा दिया। और अगर आप वेन्स की बात करें तो उसमें मीडिया लेयर पतली है, ल्यूमन बहुत बड़ा हो गया, बीपी जो है आपका कम हो गया। राइट, कल करिए आज करिए,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब मेरे भाई, कल छुट्टी है आपकी, कल पढ़े या आज पढ़े, आज बता दीजिए। ऑप्शन 1 है आपका, या थम्स अप थम्स डाउन कर दो। अगर आज पढ़ना है तो थम्स अप, थम्स को अप करेंगे अगर आज पढ़ना है तो, और थम्स को डाउन करेंगे अगर आज नहीं पढ़ना है तो। और आई विल टोटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोलेंगे है ना भाई, लोग जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। आपको लगता है कि कल पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। आज नहीं है पढ़ने का मन, कल पढ़ेंगे सर, कोई बुरी बात नहीं है। मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूं। मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ता दोस्त, मेरा जब मन करता है तो मैं पढ़ता हूं, और मेरा मन बहुत फ्रिक्वेंटली कर जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। अब आपका क्या सीन है ये मुझे नहीं पता, है ना। मेरा मन बहुत जल्दी कर जाता है पढ़ने का, लेकिन हाँ, जब जिस दिन मेरा मन नहीं होता उस दिन मैं थोड़ा सा गैप लेता हूं, बहुत कम पढ़ाई करता हूं। तो यहां पर बता दीजिए भाई फटाफट क्या है। कल की छुट्टी क्यों है? कल गणेश चतुर्थी है, तो कल आपकी छुट्टी रहेगी। मुझे भी अभी पता लगा है शाम को, तो कल आपका ऑफ रहेगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी मोस्ट पॉसिबली, है ना। बाकी एक कॉल आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। कहीं टीम का ही कॉल आ रहा हो कि सर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि नहीं होना चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं यार हाँ, कल कल ऑफ है ना, वरना टीम का मैसेज। अरे भाई एकदम ही 50-50 भाई, क्या कर दिया यार ये इतने सारे बच्चों में यार एकदम 50-50% कैसे हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये आपने यहां तक सीखा, इसको हम लोग बचे हुए चीजों को कल डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने बस सेमी लूनर वर्ब्स के बारे में नहीं पढ़ा है, जो कि मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो ये कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, जब भी आपका लेक्चर होगा। और ये डबल सर्कुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, सुपर इजी है। एंड उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आज पढ़ ली, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एंड हम लोगों ने नोडल टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया। अब अगर नोडल टिश्यू के बारे में आपने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपने पढ़ लिया, तो डबल सर्कुलेशन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, गारंटीड। इसके बारे में आप टेंशन ही मत लीजिए, डबल सर्कुलेशन मान लीजिए आपकी हो गई। फिर मेन चीज है आपकी कार्डियक साइकिल। एक तो सवाल यहां से आएगा, कार्डियक साइकिल। फिर कार्डियक साइकिल के बाद दूसरी चीज जो है, इसमें मैं आपको डांस सिखाऊंगा। कार्डियक साइकिल में 3 स्टेप में पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल खत्म, 3 सेकंड में पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल याद हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं, नहीं याद हुआ तो पढ़ाई छोड़ सकते हो आप, मतलब मुझसे पढ़ना छोड़ सकते हो, है ना। पर सारी चीजें समझ में आएंगी, आई कैन लिटरली बेट ऑन दिस, है ना। मेरा डांस बहुत सॉलिड होता है, बच्चों को 5 सेकंड में आई हैव मेड कंप्लीट मियोसिस 5 स्टेप्स में। आपने शायद वो माइंड मैप देखा हो तो आपको आइडिया होगा, 3 सेकंड में कार्डियक साइकिल खत्म। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट डिसऑर्डर्स की। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल भी कर गए, तो भी उसके अगले में हम लोग ईसीजी या आधे डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट वीक हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करके एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और नहीं भी हुआ तो वी विल टेक अनदर लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुछ छूटेगा तो हम लोग उसको निपटा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। कोई अच्छे डाउट है तो भाई यहां पर देख लेते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच दोस्त। सर डज ट्राइकस्पिड वॉल्व हैज एनी अदर नेम? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। सर अर्थवर्म कब पढ़ेंगे? अर्थवर्म ना आपके नीट के सिलेबस में है, ना आपके स्कूल के सिलेबस में है, तो अर्थवर्म आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं दोस्त, कल सुबह में क्लास ले लीजिए प्लीज, मैं एक बार टीम से बात कर लेता हूं। क्लास वैसे नहीं होगी, है ना, मैं एक बार फिर भी टीम से बात कर लेता हूं। अगर इनकेस कुछ हो पाया तो आपको इंटीमेशन आ जाएगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। वीडियो कॉल सर प्लीज, वीडियो कॉल लगा लेते हैं दोस्त, उठा लीजिएगा बस। चलिए ओके, इसके बाद साक्षी आपके पास कॉल कर लेंगे। सर रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दो कल। रिकॉर्डेड डाला जा सकता है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग नेक्स्ट मंथ से कहें, ये सितंबर खत्म हो जाने देते हैं, अक्टूबर में अगर आप बोलेंगे तो वी कैन स्टार्ट एनिमल किंगडम पैरेलली। एनिमल किंगडम इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर, चाहे आप लाइव पढ़ लो चाहे आप वैसे पढ़ लो रिकॉर्डेड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली थ्योरेटिकल, सच बता रहा हूं, गारंटीड 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा रिकॉर्डेड में। इनफैक्ट यू विल सेव योर टाइम एंड अल्टीमेटली आप ज्यादा समझ में चीजें आपको आ रही होंगी। तो अगर आप कहें तो 6-7 लेक्चर में आपका एनिमल किंगडम होगा। तो हम हर वीक अगर एक लेक्चर भी एक्स्ट्रा डालते हैं, संडे को डालते हैं, सैटरडे को इवनिंग में डालते हैं, आपको जब टाइम मिले आप देख लीजिए, आप एंड में देख लीजिए आराम से, जब आपका पेपर हो तब देख लीजिए, लेकिन वो लेक्चर स्टॉक होते जाए, जिससे कि एनिमल किंगडम हमारे रास्ते का कांटा बने ही ना। क्योंकि जस्ट आफ्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी आप बायोमोलिक्यूल्स पे कूदेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। एनिमल किंगडम जो है इट इज अ रैंडम टॉपिक, है ना, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत सारे नाम हैं,
उसको आप जितना आराम से पढ़ें, खुद अपनी पेस पे पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी जैसा आप बोलेंगे मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प भाई फोन उठा नहीं रहे, तो एक बार हम इनके फोन का इंतजार करते हैं, है ना। अर्थवर्म नीट में नहीं है दोस्त, है ना। हाउ कैन द फेलियर ऑफ ऐसे नोड अफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, बाय द वे शाउट आउट प्लीज। शारिक नूर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ऐसे नोड अगर फेल हो जाए तो एवी नोड काम को संभाल लेगा। एवी नोड भी आपका सिग्नल जनरेट कर सकता है ऐसे नोड के एब्सेंस में, और आपका बंडल ऑफ हिस भी सिग्नल जनरेट कर सकता है एवी नोड के एब्सेंस में। तो हार्ट जो है इसने काफी सारे बैकअप बना रखे हैं, लेकिन हाँ आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे ऐसे नोड जो है ये लगभग 70 से 75 टाइम आपके हार्ट को धड़का सकता है, यानी इसका एवरेज जो बीट रेट है दैट इज 72। एवी नोड का बीट रेट इतना नहीं है, उसका बीट रेट 60 से 65 के आसपास है, यानी 62 टाइम्स, 60 टाइम आप मान लीजिए एवरेज। तो वहां पर क्या है, आपका हार्ट कम धड़क पाएगा, कम स्लोली सिग्नल वो जनरेट करता है, लेकिन 1 सेकंड में एक बार सिग्नल वो जनरेट कर देगा। दैट इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट। आपने पिक्चर देखी होगी धमाल कि हाँ वो बमन और उसके पिताजी प्लेन में उड़ रहे थे, है ना। तो विजय राज सर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि हाँ भाई ये लाल कलर का बटन दिख रहा है सामने, हाँ दबा दिया दबा दिया। नहीं दबाना था, इससे मेन इंजन ऑफ हो जाता है, लेकिन दूसरा इंजन शुरू हो जाता है। सेम केस है ऐसे नोड और एवी नोड के साथ, कि आपका ऐसे नोड बंद हो जाता है अगर वो खराब हो गया है तो, लेकिन एवी नोड स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट विल ओवर सरपास द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आपको चाहिए, उस कंडक्शन को, उस ओरिजिनेशन को संभाल लेता है आपका एवी नोड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। थोड़ी सी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल आप जिंदा रहोगे, ठीक है। व्हाट इज वॉल्व्स? वॉल्व्स का मतलब क्या होता है? क्या आपके नल सारे दिन बहते रहते हैं? क्या आपके घर के सारे नल खुले रहते हैं? बाथरूम का शावर, आपका फ्लश का नल, आपका हैंड टैप, सब कुछ खुला रहता है एकदम? आप क्या करते हो, घुमाते हो टैप को, तब जाके आपका टैप खुलता है, उसकी वॉल्व्स खुलती हैं, अदरवाइज वो बंद रहता है। जैसे ये मेरा नलका है मेरे भाई, ये मेरा नलका है, इसमें मैंने क्या लगा दी, वॉल्व लगा दी, एक फ्लैप लगा दिया, एक यहां पर स्टिकर सा चिपका दिया, टेप सी चिपका दी। तो अगर मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूं, क्या नीचे से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, मुझे इस वॉल्व को खोलना पड़ेगा तब पानी निकलेगा। वॉल्व को बंद कर दिया फिर पानी नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही हमारी हार्ट में वॉल्व्स है। वॉल्व्स का मतलब बैक फ्लो रोकने के लिए कुछ है आपके पास। आपके पास नलके में जैसे पानी का फ्लो रेगुलेट करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए आपके पास रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म है, वैसे ही आपका वॉल्व्स होते हैं यहां पर हार्ट में और ब्लड वेसल्स पे, जिससे ब्लड जो है आपका बैक फ्लो ना कर पाए। जैसे वॉल्व्स है वो सिर्फ नीचे की साइड खुलेंगी, ऊपर से पानी डाला, नीचे प्रेशर बढ़ा, नीचे की साइड वॉल्व खुल गई। नीचे से पानी फेंकोगे तो वॉल्व ऊपर की साइड नहीं जाएंगी, यानी पानी ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराती हैं आपकी कौन? वाल्व्स। ये आपको देखने को मिला, राइट। भाई ने तो क्वेश्चन की वाठी लगा दी। गणपति बापा मोरिया, यस मेरे भाई। ओके सर, एक्स्ट्रा लेक्चर ले लो, ट्राई करते हैं, टीम से पूछता हूं मैं अभी और फिर आपको एक बार अपडेट करूंगा, राइट। लव यू सर, लव यू दोस्त, है ना। सर व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टरी इन हिंदी? यार मैं हिंदी पढ़ा तो हुआ नहीं हूं, पर मेरे को पता है एक को शिरा कहते हैं, एक को धमनी कहते हैं। अब शिरा कौन सी है, धमनी कौन सी है, ये मेरे को नहीं पता। अब कॉन्वेक्स कॉन्केव को उत्कल कहते हैं, उत्तल कहते हैं, अवतल कहते हैं। इनमें से कॉन्केव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, ये मुझे नहीं पता। तो कहीं कहीं कुछ सुन के तो पता लग जाता है, लेकिन मेरे भाई उनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है ना। और आई गेस आपने भी जबरदस्ती ही ये सवाल पूछा है नॉलेज टेस्ट करने के लिए, तो मेरे को ये पता है एक शिरा है एक धमनी है, पर शिरा कौन सी है धमनी कौन सी है मेरे को नहीं पता। धमनी मोस्ट प्रोबेबली इज द आर्टरी एंड शिरा इज मोस्ट प्रोबेबली द वेन्स, लेकिन अब एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, वो आई नीड टू चेक। तो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये 100% सही है, पर ये 99% सही है ना। आर्टरी धमनी, चलो यार बहुत अच्छी बात है, तो सही हो गया, है ना। ओके, आर्टरी को अलिंद कहते हैं, ये भैया तो अलग ही नोमेनक्लेचर लेके आए हैं। भमड़ी कहते हैं, हाँ 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 बेटा खींचो शाबाश। यार इतना बेवकूफ भी नहीं हूं मैं, आप कुछ भी थोड़ी बोल दोगे यार, है ना। राइट सर, चलो यार अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, है ना। कॉल उठा लिया है हमारी दोस्त ने, साक्षी ने। नोट्स दिखा दो यार फटाफट। नीले कलर का पर्दा है, बगल में कैलेंडर है, पंचांग कैलेंडर लटका हुआ है मेरे भाई, है ना। बहन का अंगूठा है बहुत बड़ा, क्योंकि स्क्रीन के पास शेर। हेलो 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 हेलो, एक बार लेट्स वेट, है ना, क्या पता आवाज आ ही जाए।
हेलो साक्षी, हेलो हेलो हेलो। वो आई गेस शायद कई बार डिवाइस में भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो वीडियो कॉल अटेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज वेन का डायग्राम। अब डबल सर्कुलेशन कल हम पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। कोशिश करेंगे कि कल लेक्चर ना लिया जाए, है ना। आराम से रेस्ट मारो, बैकलॉग कंप्लीट करो, क्योंकि आगे चल के आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने ही वाला है, एग्जाम पास आने वाला है, राइट। आवाज नहीं आ रही है दोस्त आपकी, एक बार चला जाए फिर। मतलब दीदी ट्राई भी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है आवाज नहीं आ रही, दीदी ट्राई भी नहीं कर रही है कि हाँ मैं कुछ बोलूं यार। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप थोड़ा कुछ तो फिगर आउट कर रहे हो यार, है ना, कि हाँ मैं कहीं हाथ पैर मार रहा हूँ, है ना, लेट मी ट्राई कि कुछ सेटिंग्स में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं दीदी, एकदम यस, अपने को भाई वीडियो कॉल पे आना था, अपना काम पूरा हो गया। अब कुछ नहीं, चलो यार, ओके बाय बाय। अब दीदी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना, रिकॉर्डिंग में आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ। चलो। कहते हैं दीदी थक चुके हैं। नहीं यार, पढ़ाई हेक्टिक तो है भाई, हो सकता है दीदी स्कूल जाती हो डेली, है ना, तो स्कूल वाले बच्चों के साथ ज्यादा ना इंसाफी है यार। पूरा एक बार वहां पे पूरा का पूरा जोर लगाओ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन टेकिंग लेक्चर टुमारो, है ना। आराम से पढ़ लेंगे सिलेबस को। और एनिमल किंगडम का एक बार बता देना भाई, नेक्स्ट मंथ से हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक बैच खत्म हो रहा है। लक्ष्य विल बी ओवर ऑन मिड ऑफ अक्टूबर, तो मेरे पास अक्टूबर में थोड़ा सा टाइम रहेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना करके दे दूंगा सारे के सारे लेक्चर्स ऑफ एनिमल किंगडम, साथ साथ आराम से देखते रहना जब आपको टाइम मिले। टेस्ट का सिलेबस क्या है? टेस्ट का सिलेबस यार आई गेस रेस्पिरेशन ही होगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का तो अभी तक कुछ हमने डाला नहीं है टेस्ट में। आई गेस वही आपका रेस्पिरेशन, बट एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलो दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। कल की छुट्टी है, आराम से अपना ख्याल रखिए, अपना बैकलॉग कंप्लीट करिए, और थोड़े बहुत कुछ डीपीपी वगैरह रहते हैं तो उनको सॉल्व कर लीजिए, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।